अभी हम लोग फायर के बारे में जानेंगे। फायर का जो देख रहे हैं आप, बेसिक डेफिनेशन है सब चीज। फर्स्ट मॉडल में चूंकि आपको बेसिक डेफिनेशन ही पढ़ना है तो इसको देखेंगे। तो फायर फायर मतलब होता है आग, यानी कि फायर क्या है? तो फायर इज द रैपिड कंबशन। फायर इज रैपिड का मतलब होता है काफी तेजी के साथ। कंबशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ बर्निंग समथिंग, है ना। जब कोई भी चीज जलना शुरू करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं। सो फायर इज ए रैपिड कंबशन रिजल्टिंग रिलीज ऑफ हीट, लाइट एंड फ्लेम। यानी कि फायर क्या है? ये काफी रैपिड कंबशन है, काफी तेजी से पूरा करता है जलने की प्रक्रिया। जैसे ही वहां पे या तो हीट मिले, या लाइट मिले, या फ्लेम मिले, तीनों में से कोई भी एक चीज मिलेगा तुरंत फायर हो जाएगा। क्योंकि साथियों मैं आपको बताऊं, आग लगने के लिए जो तीन चीज चाहिए, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, तो आपको पता है कि फ्यूल जो है वो हर जगह पहले से ही अवेलेबल है। यानी कि फ्यूल का मतलब तेजी मत समझिए, फ्यूल का मतलब जो भी सॉलिड मटेरियल है। जैसे आपके घर में लकड़ी होगा, कागज होगा, कार्टून होगा, है ना, आपका प्लास्टिक का जो भी सामान होगा, इसके साथ साथ जो भी आपका क्लॉथ हो गया, तो जो भी चीजें आपके घर में आपको दिखाई दे रही है वो सारा चीज क्या है? आपका फ्यूल आप उसको कह सकते हैं। वो सारा जो है कंबस्टेबल मटेरियल है, यानी कि जितने भी जलने वाली चीजें हैं वो सारा जो है फ्यूल सोर्स है साथी। तो फ्यूल सोर्स तो हर जगह अवेलेबल है। और इसके साथ साथ आपको पता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हर जगह अवेलेबल है। तो आपका फ्यूल सोर्स और ऑक्सीजन सोर्स, दो सोर्स तो हर जगह ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे ही तीसरा सोर्स मिलता है और वह हुआ या तो हीट ज्यादा हो जाए, या लाइट मिल जाए उसको, या फिर उसको फ्लेम मिल जाए। आप देखते हैं अक्सर कि गर्मी के दिन में ही ज्यादा आग लगने की घटनाएं होती है। क्यों होती है गर्मी के दिन में ज्यादा आग लगने की घटनाएं? तो इसके पीछे कारण यह है कि गर्मी में जो हीट का जो टेम्परेचर होता है, आपको पता है कि गर्मी में जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा होता है। और टेम्परेचर की वजह से जो भी आपका सॉलिड मटेरियल है, यानी कि जो भी कंबस्टेबल मटेरियल जो जलने वाला है, वो ऑलरेडी उसमें भी आपका अगर देखें तो वो भी हीटेड हो गया रहता है। यानी कि एक तो वो फ्यूल है ही, इसके साथ साथ उसमें भी जो है अगर आप देखें तो हीट जो है वो भी हीटेड हो गया रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आग लगने की जो संभावना होती है वो काफी तेज हो जाती है। इसलिए गर्मी के दिन में जो है आग लगने की जो केसेस होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपका फ्यूल हर जगह अवेलेबल है और ऑक्सीजन हर जगह अवेलेबल है। जैसे ही उसको क्या मिलता है, आपका हीट मिलता है या लाइट मिलता है, फ्लेम मिलता है, वहां पे तुरंत जो है आग जो है शुरू हो जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है उसकी क्वांटिटी के ऊपर, उसकी मात्रा के ऊपर। यानी कि एक मात्रा में मिलेगा, समान मात्रा में, तभी जाके, अब ऐसा नहीं कि हीट जो है थोड़ा मिलेगा तो आग लग जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब वो समान मात्रा में जब आपको मिलेगा, एक जहां से वो इग्निशन शुरू होता है आग लगने का, जो टेम्परेचर होता है उस मात्रा में मिलेगा, तो वहां से क्या हो सकता है? फायर स्टार्ट हो सकता है। तो फायर के बारे में हम लोग विशेष विस्तार जो है मॉड्यूल 4 में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पहले बेसिक समझिए कि फायर क्या है डेफिनेशन से। तो फायर क्या है? रैपिड कंबशन है, रिजल्टिंग रिलीज ऑफ हीट, लाइट एंड फ्लेम, है ना। क्योंकि दो चीज ऑलरेडी पहले से अवेलेबल होता है, फ्यूल और ऑक्सीजन। ये तीनों में से जैसे कोई मिलता है वहां पे आग लगने की संभावना हो सकती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? फायर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंबशन, कंबशन का मतलब होता है जब कोई भी चीज, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग समथिंग, जब कोई भी चीज जब बर्निंग शुरू करता है, बर्निंग का मतलब होता है जलना, यानी कि जब वो जलना शुरू करेगा उसकी जो प्रक्रिया होती है उसे हम जो है कंबशन के नाम से जानते हैं। कंबशन का मतलब ही हो गया कि जब कोई भी चीज जब जलना जो है शुरू करता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मतलब समझिए कि द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, यानी कि जलने की जो प्रक्रिया शुरू होती है उसे हम क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं। अगर हिंदी में देखेंगे इसको तो मिलेगा दाह मिलेगा, ज्वलन मिलेगा, है ना, या जलाना मिलेगा, कंबशन का हिंदी। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए फ्लेम, फ्लेम का मतलब होता है, फ्लेम आप देखे होंगे, देखते हैं जब जैसे आग लगता है तो आग लगने के बाद से उसका जो लपेट निकलता है उसे आप क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं। यानी कि फ्लेम फायर का एक ऐसा हिस्सा है, मतलब समझिए कि जो लाल, आपको लाल तरह का जो दिखाई देता है वो आपका क्या होता है? फ्लेम होता है। तो फ्लेम जो है एक मतलब विजिबल, विजिबल का मतलब होता है कि जिसको आप देख सके, दृश्य, विजिबल मतलब दृश्य। यानी कि फ्लेम इज द विजिबल गैसियस पार्ट ऑफ ए फायर। यानी कि आप कहें तो फ्लेम जो है ये आपका फायर का ऐसा पार्ट है जो आपको दिखाई देता है। आग लगता है तो जो पूरा रेड कलर का जो निकलता है, दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं साथियों? उसे हम फ्लेम कहते हैं। तो फ्लेम क्या है? इज द विजिबल गैसियस पार्ट ऑफ ए फायर। यानी कि फायर का ये ऐसा दृश्य है जिसको हम लोग देख सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं। अब आ जाइए ट्राइंगल, फायर ट्राइंगल। ट्राइंगल का हिंदी तो आपको पता ही है, त्रिभुज होता है। और फायर ट्राइंगल इसका नाम इसलिए पड़ा कि ये मान लीजिए कि आपको मैं कहूं कि आपको तीन लाइन को आपस में ऐड करना है साथियों, है ना। जैसे सिंपल समझिए ट्राइंगल नाम कैसे पड़ा। अगर तीन लाइन को आपको आपस में जोड़ना हो तो आप क्या करेंगे? अब बताइए, जब आप उसको जोड़ेंगे तो उसका
आकार क्या होगा, उसका तो आकार त्रिभुज के आकार का होगा, इसीलिए इसका नाम जो है फायर ट्राइंगल पड़ा, क्योंकि फायर ट्राइंगल इज ए सिंपल मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेसेसरी इंटीग्रेंट्स ऑफ मस्ट फायर। यानी कि जो भी आपके फायर्स होते हैं उसमें नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है उसका अंश, उसकी मात्रा, है ना, वो क्या है। तो जैसे इसमें अगर फायर ट्राइंगल की मात्रा अगर देखें तो इसमें क्या होता है, जो अंश पाए जाते हैं वो आपका हीट होता है, वो आपका फ्यूल होता है, वो आपका ऑक्सीजन हो जाता है। अब मान लीजिए कि हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन, ये तीनों तीन लाइन हो गया, और तीनों लाइन को साथियों जब आप लोगों को आपस में जब जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, जब आप उसको आपस में जोड़ेंगे तो उसका जो आकार बनेगा वो डेफिनेटली है कि ट्राइंगल का होगा, त्रिभुज के आकार का होगा, इसीलिए इसका जो नाम है वो फायर ट्राइंगल दिया गया है। सो आप यहाँ पे देखें, द फायर ट्राइंगल इज ए सिंपल मॉडल है फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए, द नेसेसरी मतलब जरूरी, इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है उसका जो अंश है, फॉर मस्ट फायर, यानी कि जो भी आपके फायर हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है ना। तो फायर का जो इंग्रेडिएंट्स होगा वो आपका क्या होगा, हीट होगा, फ्यूल होगा और ऑक्सीजन होगा, यही इसका इंग्रेडिएंट्स है। जब ये मिलेगा तभी जाके क्या होगा, फायर जो होगा वो स्टार्ट होता है। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में जो है आ गई। इसके बाद जो है हम लोग और आगे बढ़ते हैं और बेसिक जो है चीजें जो है यहाँ पे हम देखते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं जो पिक्चर है, जैसा मैं आपको ट्रायंगल बता रहा था, आप यहाँ पे देखिए, ये लाइन मान लीजिए कि आपकी जो ये वाली लाइन है ये आपकी फ्यूल की लाइन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाली लाइन जो है ऑक्सीजन की लाइन है, और ये वाली जो लाइन है अपना इग्निशन सोर्स की लाइन है। यानी कि आपका ये फ्यूल हो गया, ये आपका हीट हो गया इग्निशन सोर्स, और ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो तीनों लाइन को हम लोग आपस में जोड़े हैं, ये क्या बना, फायर ट्राइंगल बना, तब जाके ये है यहाँ पे फायर स्टार्ट होता है। लेकिन आजकल क्या है कि जब फायर रिसर्चर ने जब इसके ऊपर जब रिसर्च किया तो इसका जो नाम जो है इसमें क्या हुआ, थोड़ी सी चेंजिंग आई, और इसके बाद जो है फायर ट्रायंगल भी देखने को मिलता है और फायर टेट्राहेड्रन भी देखने को हम लोगों को मिलता है। फायर टेट्राहेड्रन का मतलब होता है कि आप देख सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन हो, फ्यूल हो, हीट हो। जैसे मान लीजिए कि आपको तीनों चीज अवेलेबल हो, लेकिन इन तीनों के बीच में जब तक रिएक्शन नहीं होगा, इसको बोलते हैं केमिकल चेन रिएक्शन। यानी कि तीनों जब आपस में मिलता है तो मिलने के बाद अगर इनके अंदर रिएक्शन नहीं होगा, अगर मान लीजिए कि प्रचुर मात्रा में नहीं मिलेगा, एक लेवल तक नहीं मिलेगा, इनके बीच में रिएक्शन नहीं होगा, तो फायर नहीं हो सकता है। तो रिसर्चर लोगों ने जब रिसर्च किया तो एक और नाम दिया जिसे हम लोग फायर टेट्राहेड्रन के नाम से जानते हैं। और चौथा जो इसका जो इंग्रेडिएंट्स है इसे हम लोग बोलते हैं केमिकल चेन रिएक्शन। यानी कि इसमें आपका क्या हुआ, एक आपका ऑक्सीजन हुआ, एक आपका फ्यूल हो गया और एक आपका हीट हुआ। तीनों के मिलने से जब तीनों मिलता है तो उस अवस्था को हम बोलते हैं, वहां पे जो रिएक्शन होता है उसे हम लोग केमिकल चेन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, तब जाके फायर स्टार्ट होता है। तो इसे फायर टेट्राहेड्रन हम लोग कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे और हमको लगता है कि आप लोग सारी चीजें जो है समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ और हम लोग बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। जैसे आप सुनते हैं अक्सर इंजुरी, तो इंजुरी क्या है, तो आप इंजुरी का मतलब होता है क्षति लगना, चोट लगना। तो देखिए आप यहाँ पे इंजुरी का डेफिनेशन, एन इंजुरी यानी कि जो एक इंजुरी है इज द डैमेज टू द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म कॉज्ड बाय फिजिकल हार्म। यानी कहने का मतलब है कि एक इंजुरी का मतलब होता है कि जिसमें हमारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को, यानी कि हमारा जो बॉडी है वो क्या है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, तो फिजिकल कॉज्ड बाय फिजिकल हार्म, यानी कहने का मतलब है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है हमारा, लेकिन जब किसी प्रकार की इंजुरी होती है तो हमको फिजिकली क्या होता है, हार्म होता है। यानी कि इंजुरी जो है हमारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है फिजिकली रूप से। हमको क्या होता है, इंजुरी होती है, क्षति होता है, चोट लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंजुरी कहते हैं। ठीक है, तो एन इंजुरी इज द डैमेज टू द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म कॉज्ड बाय फिजिकल हार्म, और जिसका कारण होता है कि फिजिकली जो है हमें नुकसान पहुंचता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंजुरी कहते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डिजीज। डिजीज का मतलब होता है बीमारी, यानी कि बीमारी का मतलब होता है कि देखिए हर जो बीमारी जो होती है, सिंपल आप समझिए कि बीमारी हम लोग क्यों समझते हैं। अब सिंपल सी कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारा बॉडी फंक्शन, समझ लीजिए कि जो भी, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखें, ए डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन इन ह्यूमन, एनिमल, इटीसी, यानी कि जो भी हमारा बॉडी फंक्शन है वो डिसऑर्डर हो जाता है, उसे हम डिजीज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद से जो है आपका क्या है कि पेट जो है, मतलब लेटरिन, यानी कि आपकी प्रवृत्ति दिन भर में 5 बार अगर बन जाती है तो क्या है, एक प्रकार की बीमारी है आपका। और मान लीजिए कि आप लेटरिन करते हैं और वही लेटरिन काफी ढीला होने लगता है, पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन होने लगता है, तो क्या हो गया, डिजीज हो गया। यानी कि हमारा जब बॉडी फंक्शन में जब डिसऑर्डर्स होता है ना, तभी जाके वो डिजीज होती है और हमको पता चलता है। यानी कि जो भी हमारा बॉडी फंक्शन है, बॉडी की कार्य करने की जो भी इसकी जो क्षमता है, जो जनरल है, जो नेचुरल है, उसमें अगर किसी प्रकार की अनियमितता अगर आपको देखने को मिलती है साथियों, तो ये आपका डिजीज का क्या है, निशान है। समझिए कि आपको किसी प्रकार की डिजीज है, किसी प्रकार की डिजीज डेवलप हो रही है जब आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का आपको डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब होता है जो ऑर्डर में ना हो, यानी कि जो भिन्न हो, अलग अलग हो, उसे हम डिसऑर्डर कहते हैं।
है ना, यानी कि जो सिस्टमैटिकली चलता है, जो सुव्यवस्थित तरीके से चलता है, वो उस तरीके से ना चले, उसको भंग करे। यानी कि जैसे आप मान लीजिए कि लैटरिन आप जाते हैं तो सुबह में जाते हैं, शाम में जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप मान लीजिए कि सुबह में जाते हैं, 11 बजे जाते हैं, 3 बजे जाते हैं, 5 बजे जाते हैं, तो क्या है, ये डिसऑर्डर्स है। उसी तरह से डिसऑर्डर्स का आपका मान लीजिए कि आपका जो बॉडी है, अभी आपका वेट जो है मान लीजिए कि 60 केजी है, और 10 दिन में ही आपका वेट अगर 70 केजी होता है, तो क्या है, डिसऑर्डर्स है कि नहीं है। लेकिन वही अगर 10 केजी जो है वो आपका वेट जो है 1 साल में बढ़ता है, यानी कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप मोटा रहे हैं, लेकिन वही डिसऑर्डर्स वेट जो है आपका 10 दिनों में बढ़ता है, वो डिसऑर्डर्स है, बीमारी। समझ गए। इसके बाद हम लोग आते हैं एचएससी टारगेट के ऊपर। एचएससी टारगेट क्या है? एचएससी का फुल फॉर्म होता है हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट, और टारगेट का मतलब होता है कि जो हम लोग सेट किए हैं कि हमें कितना दिन में उस टारगेट को अचीव करना है। टारगेट मतलब जो हमारा जो लक्ष्य जो है हम सेट किए हैं, है ना, वो हमारा क्या हो गया, टारगेट हो गया। तो हमारा जो एचएससी टारगेट है, जो हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट का जो टारगेट है, वो क्या हो सकता है, नो एक्सीडेंट, यानी कि एज ए सेफ्टी ऑफिसर आप हैं तो आपका गोल क्या होगा कि किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो, किसी प्रकार का किसी का नुकसान ना हो, ना मटेरियल डैमेज हो, ना इन्वायरमेंट डैमेज हो, ना किसी को इंजरी हो, ना किसी का फ्रैक्चर हो, ना किसी को किसी प्रकार का नुकसान हो। तो ये सब जो होता है ये हमारा क्या होता है, एचएससी टारगेट होता है। यानी कि जैसे आप मार्केटिंग में अगर काम करते हैं तो मार्केटिंग में आपका टारगेट रहता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को आपको इतना बिकवाना है, तो आपको उसके हिसाब से आपको उसका बेनिफिट मिलता है। उसी तरह से अगर हम लोग सेफ्टी प्रोफेशन की बात करें तो हमारे सेफ्टी प्रोफेशन में अगर सेफ्टी प्रोफेशनल अगर आप देखते हैं तो सेफ्टी प्रोफेशनल का जो टारगेट होता है वो यही होता है कि नो इंजरी, नो डैमेज, नो एनी काइंड्स ऑफ लॉस, एंड ये जो मेन जो टारगेट है वो यही है, ह्यूमन की रक्षा करो और प्रॉपर्टी की रक्षा करो, और किसी प्रकार मतलब कुल मिला जुला के समझिए तो किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो, मतलब जीरो एक्सीडेंट इन इंडस्ट्रीज। ये हम लोगों का क्या होता है एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल, सेफ्टी ऑफिसर, हमारा टारगेट होता है कि किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो। अगर हम उसमें मतलब सफल होते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो काम है वो सही हो रहा है, हम अपने स्टेप जो है एकदम बिल्कुल हमारा स्टेप जो है अच्छा जा रहा है, बस उसको कंटिन्यू रखने की जरूरत है और हम अपने टारगेट को अचीव कर लिए अगर किसी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं होता है तो। जैसे आप इंडस्ट्रीज में क्या होता है, आप इंडस्ट्रीज में जब जाते हैं और उस इंडस्ट्री में पिछले साल जो है, मान लीजिए कि उस इंडस्ट्री में पिछले साल 50 जो है आपका इंजरी की केसेस हुई है ना, 50 इंजरीज की केसेस हुई है, 4-5 मान लीजिए कि फैटेलिटी की केसेस हुई है, और आप वहां पे जाते हैं, आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद से फैटेलिटीज जो है बिल्कुल जीरो हो जाती है, और जो इंजरी की जो केसेस है वो बिल्कुल घट के अगर 5-10 पे हो जाती है, उस समय जो है आपको जो है एक अलग प्रकार की कंपनी को आपको सम्मानित किया जाएगा और आपको धन्यवाद दिया जाएगा कि आपके वजह से जो डाटा पिछले साल था उसमें बहुत हद तक क्या हुआ, कमी आया, तो आपको वहां पे सम्मान मिलेगा, यानी कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा है, आपको प्रोग्रेस मिलेगा। तो ये होता है साथियों हमारा एचएससी टारगेट। तो एचएससी टारगेट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे सेफ्टी इंडक्शन। सेफ्टी इंडक्शन क्या होता है, ये पॉइंट अगर आप समझिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेफ्टी इंडक्शन। इंडक्शन, सेफ्टी इंडक्शन का मतलब होता है कि द सेफ्टी इंडक्शन इज ए बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग गिवन टू all employee in a new project or same training given to new employee on the first day of their employment to an existing project। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का मतलब होता है जो काम पहले से चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई ब्रिज बनाने का जो काम है, पुल बनाने का काम चल रहा है, 2 साल पहले से चल रहा है ना, और अभी भी वो काम चल रहा है, तो वो काम में अगर उसमें कोई व्यक्ति अगर जाता है तो न्यू प्रोजेक्ट नहीं बोलेगा, वो कहेगा कि हम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, यानी कि वो प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है, उसे हम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट कहते हैं। तो सेफ्टी इंडक्शन समझ लीजिए कि एक प्रकार का बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग है ना। ये बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग है, ये हर प्रकार की एम्प्लॉय को दिया जाता है, चाहे नया प्रोजेक्ट कहीं शुरू करना हो या पुराना प्रोजेक्ट चल रहा हो, उसमें किसी नए एम्प्लॉय को ज्वाइनिंग कराना हो, तो उस समय मतलब कोई भी व्यक्ति जब कंपनी को ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के समय उसको हम लोग जो इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं, है ना, हम लोग नहीं देते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट वाले जो उसको इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग में उसको बताया जाता है कंपनी के बारे में और कंपनी की जो भी फैसिलिटीज है, आप कैसे आएंगे, कौन से गेट से आएंगे, कहाँ पे आप अटेंडेंस लगाएंगे, कितने बजे से आप ड्यूटी जाएंगे, किसको आप रिपोर्ट करेंगे, है ना, कहाँ पे लैट्रिन है, कहाँ पे आपका रेस्ट रूम है, कहाँ पे लंच रूम है, ये जो भी नॉट पॉलिसी है कंपनी की, जो बेसिक पॉलिसी है, बेसिक नॉर्म्स है, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सारा जो है हम लोग इंडक्शन ट्रेनिंग में जो है वर्कर की जब ज्वाइनिंग होता है तो उसको साइट पे भेजने से पहले हम लोग उसको देते हैं। इसके साथ साथ सेफ्टी इंडक्शन जो है ये सेफ्टी डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति जो है इसको देता है। सेफ्टी इंडक्शन में बेसिक सेफ्टी उसको बताई जाती है कि आप जो काम कर रहे हैं वहां पे आपका बेसिक सेफ्टी क्या है। नॉर्मली बेसिक सेफ्टी क्या है कि काम कर रहे हैं तो आपका खुद की आपको सुरक्षा ध्यान रखना है, किसी प्रकार का जल्दबाजी में काम करने की कोशिश नहीं करना है, जहां पे गलत लक्षण दिखाई दे उसका रिपोर्ट करना है, आपको अपना हेलमेट का यूज करना है, आपको अपना शूज का यूज करना है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार की जो है आपको बेसिक सेफ्टी रिलेटेड चीज जो है आपकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है उसको बता दिया जाता है क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। ठीक है, और ये जो बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग जो है इंडक्शन की साइट ट्रेनिंग, ये जो है हर प्रकार के एम्प्लॉय को दिया जाता है, चाहे वो एम्प्लॉय जो है न्यू हो या फिर
उस प्रोजेक्ट में जो है उसकी ज्वाइनिंग होने वाली हो। तो उन सभी लोगों को उनका जो फर्स्ट डे होता है एम्प्लॉयमेंट का, मतलब नौकरी का, उस दिन जो है हम लोग उसको सेफ्टी इंडक्शन देते हैं। तो समझ गए? तो सेफ्टी इंडक्शन ये क्या है? बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग है, गिवन टू ऑल एम्प्लॉय, सभी एम्प्लॉय को दिया जाता है इन ए न्यू प्रोजेक्ट, नया कोई काम चालू होने वाला होगा वहां भी, और इसके साथ साथ न्यू एम्प्लॉय अगर है पुराने प्रोजेक्ट में वहां भी। ठीक है? और ये साइड टू साइड चेंज भी होता है। अब मान लीजिए कि आपके यहाँ जो एम्प्लॉय है वो पुराना है, लेकिन आप मान लीजिए कि कोई नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट किए हुए हैं और उसी एम्प्लॉय को वहां पे जाके काम करना है, तो ऐसा नहीं है कि उसको वहां पे बेसिक है जो साइड की जो सेफ्टी ट्रेनिंग है वो आपको नहीं देनी है, वहां भी आपको देनी है, चाहे वर्कर कितना भी पुराना हो। ये समझिए कि नया प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हैं तो जितने लोगों को आप ज्वाइन करा रहे हैं उन सभी लोगों को जो है सेफ्टी इंडक्शन आपको देना है। इसके साथ साथ बीच बीच में भी लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ज्वाइनिंग होते रहती है, कुछ लोग छोड़ते रहते हैं, तो उन सभी लोगों को, चूंकि उन सभी लोगों के लिए तो काम तो बिल्कुल नया है, उन लोगों को भी जो है उस प्रकार की बेसिक जो है आपकी साइड सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसको हम लोग सेफ्टी इंडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है? इसके बाद जो है अगला जो टॉपिक है वो आपका जो है टीबीटी। टीबीटी का मतलब होता है टूल बॉक्स टॉक, या टीबीएम कहें, टूल बॉक्स मीटिंग कहें, दोनों हम लोग कह सकते हैं। तो टीबीटी का मतलब होता है, समझ लीजिए कि टीबीटी और टीबीएम इज ए स्मॉल अवेयरनेस टॉक, यानी कि जो भी आपका टीबीटी है, टूल बॉक्स टॉक है, और टीबीएम है, ये स्मॉल अवेयरनेस टॉक है 5 to 10 मिनट, यानी कि 5 से 10 मिनट ही समझिए तो वर्कर को करना रहता है। मैक्सिमम आप 15 मिनट या इससे ज्यादा 20 मिनट तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। गिवन टू वर्कर बिफोर स्टार्टिंग द वर्क रिगार्डिंग करेंट वर्क सेफ्टी, यानी कहने का मतलब है काम शुरू होने से पहले आपको क्या करना रहता है, वर्कर को जो है बताना रहता है कि उस दिन जो है आपको क्या सेफ्टी बरतनी है। टीबीटी जो है साथियों ये पर डे की एक्टिविटी है। पर डे काम शुरू करने से पहले वर्कर को जो है उस दिन का जो है बेसिक सेफ्टी जो है बताया जाता है, उसे हम लोग टीबीटी के नाम से जानते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि सर ये 5 to 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट ही क्यों वर्कर को दिया जाता है, क्यों हम लोग 2 घंटा 1 घंटा अच्छा से बता सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि जिनको आप टीबीटी देते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो समझने की क्षमता होती है वो ज्यादा नहीं होती है, और उस कंडीशन में जब आप 15-20 मिनट से जब ज्यादा बताएंगे तो वो उनके दिमाग में ग्रैप्स नहीं करेगा, बाउंस करने लगेगा, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि उनका दिमाग उस तरह का नहीं है। अगर उनका दिमाग जरा सोचिए कि अगर उस तरीके का होता तो वो भी आपकी जगह पे होते, आपके साथ होते, ऑफिस में काम करते होंगे, वर्कर तो नहीं होते। तो आपको उस दिन जो है, उस दिन आपको क्या क्या सेफ्टी बरतना है, उस दिन आपको कौन कौन से सेफ्टी के पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान देना है, उस दिन उस वर्कर को जो है क्या मेन उसको ध्यान देना है, जो वो काम करता है उसमें उसको क्या क्या सेफ्टी रखना है, तो सिर्फ और सिर्फ उस दिन से रिलेटेड जो है उसको वो सारी चीजें बताई जाती है। और उस दिन से सारी चीजें रिलेटेड अगर हम लोग बताएं तो 15 मिनट जो है एनफ है। इसमें क्या होता है, वर्कर को समझ में आ जाता है और अच्छा से काम करता है। अगर 15 मिनट से ज्यादा, 20 मिनट से ज्यादा अगर हम लोग करेंगे, 2-4 घंटा समझाएंगे, तो पहले वाला जो समझाए रहेंगे वो खत्म हो जाएगा, और जो बाद में जो समझाएंगे वो याद रहेगा, तो पता चलेगा गड़बड़ हो जाएगा। सिंपल आप सोचिए कि जैसे अभी आप लोग सेफ्टी के फील्ड में हैं, तो आप लोग सेफ्टी के फील्ड में क्या है, अभी आप लोग नए हैं। जैसे अभी आप लोगों को अगर सुबह अगर 8 बजे से या 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक पढ़ाने का काम हम लोग शुरू करें, तो क्या आपको समझ में आएगा? आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, आपका सर पे बाउंस करने लगेगा। लेकिन वही जब आप सेफ्टी के फील्ड में पुराने हो जाते हैं, 6-7 महीना पढ़ लेते हैं या कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो जैसे आप आगे का जो पढ़ाई कर पढ़ते हैं, जैसे निगोस आईजीसी वगैरह हो गया, उसमें जो क्लासेस चलते हैं वो सुबह से लेकर शाम तक चलते हैं, तो उसमें आपको जो है समझ में, आप उसकी हैबिचुएटेड हो जाते हैं, आपकी माइंड उस हिसाब से डेवलप हो गई जाती है, आपको समझ में आता है ना। तो सेम एज क्या है कि आप कर लेते हैं, इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं और आपका दिमाग धीरे धीरे ग्रो करता है। लेकिन जो वर्कर होते हैं उनकी मेंटालिटी उसी तरह से होता है, ना उसके ऊपर ध्यान देते हैं, ना ग्रो करने के बारे में सोचते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो कर रहे हैं बस वही वो करता है, वही एक्टिविटी को पर डे उनको करना है। इसीलिए कहा गया है कि जो टीबीटी है, टूल बॉक्स टॉक या टूल बॉक्स जो मीटिंग है, ये समझिए तो वर्कर को जो है सिर्फ और सिर्फ जो है उस दिन का बेसिक सेफ्टी क्या है और उस दिन उसको क्या क्या सुरक्षा फॉलो करना है, उसी के बारे में उसको बताया जाता है, इससे ज्यादा नहीं बताया जाता है। अगला दिन का जो होगा तो फिर अगले दिन हम लोग बताएंगे। इसीलिए कहा गया है कि 5 to 10 मिनट। तो आपको समझ में आ गया टीबीटी के बारे में, 5 to 10 मिनट जो है क्या होता है। इसके साथ साथ टीबीटी कैसे किया जाता है, कैसे दिया जाता है, जब आप लोग आगे पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, आगे का मॉड्यूल में आपको मिलेगा कि टीबीटी कैसे किया जाता है। अभी आप लोग यहाँ पे फर्स्ट मॉड्यूल मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन, आपको सेफ्टी में जो टर्म यूज होता है उसके बारे में यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको परिचय कराया जाता है। आगे आपको सब जो है विस्तार से पढ़ना है, इसलिए आप लोगों को हबड़ाना नहीं है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ते जाना है एक एक टॉपिक। इसके बाद जो अगला जो टॉपिक है वो आपका जो है सेफ्टी मीटिंग और सेफ्टी कल्चर, यानी कि सेफ्टी मीटिंग क्या है और सेफ्टी कल्चर क्या है, इसके बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सेफ्टी मीटिंग। तो सेफ्टी मीटिंग क्या है? इट इज ए साइट सेफ्टी मीटिंग, यानी कि सेफ्टी मीटिंग जो है एक प्रकार का साइट सेफ्टी मीटिंग है, जिस जगह पे काम होता है उस जगह के लिए कंडक्टिंग पीरियोडिकली, यानी कि पीरियोडिकली का मतलब होता है
कभी कभी, ये ना कि हमेशा, समय समय पे इसको हम लोग कंडक्ट करते हैं, मतलब मीटिंग को करते हैं विथ द प्रेजेंस ऑफ एचएससी प्रोफेशनल। ये जो सेफ्टी मीटिंग होती है वो एचएससी प्रोफेशनल, एचएससी प्रोफेशनल का मतलब होता है जो हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट का जो एक्सपर्ट है, जैसे हम लोग हो गए, तो हम लोगों के प्रेजेंस में ही क्या होगा, सेफ्टी मीटिंग होगा, और उसमें हमारे डिपार्टमेंट से कोई भी जो सेफ्टी का एक्सपर्ट होगा वो रहेगा। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजर, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर का बारे में आप लोगों को मैं बताऊं, प्रोजेक्ट मैनेजर वह व्यक्ति होता है जो पूरे प्रोजेक्ट के लिए उसको बनाया गया है। जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा जो है ब्रिज बनाना है ना, जैसे आप छपरा की अगर हम लोग बात करें तो छपरा में अभी जो है डबल डेकर पुल बन रहा है। तो जो डबल डेकर पुल बन रहा है तो इसके लिए क्या है कि एक जो है प्रोजेक्ट मैनेजर इसके लिए असाइन किया हुआ है, और वह प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है, पूरी प्रोजेक्ट को देखता है। मतलब समझ लीजिए कि जो भी काम हो रहा है, आप सिंपल समझ लीजिए उसका पूरा अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, पूरा उसका मालिक जो है उस प्रोजेक्ट का वही है। तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो क्या करता है कि सेफ्टी मीटिंग कंडक्ट करता है, और वहां पे जो है एचएससी प्रोफेशनल भी होते हैं। और चूंकि सेफ्टी मीटिंग जब नाम है तो जाहिर सी बात है कि सेफ्टी वाले अगर होंगे नहीं तो मीटिंग सेफ्टी का कैसे होगा, तो एचएससी प्रोफेशनल उसमें होते हैं, और इसके साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं एंड एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव। एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जो पूरे एम्प्लॉय को जो रिप्रेजेंट करता है, जैसे आप कह सकते हैं उसका लीडर कह सकते हैं, यूनियन लीडर कह सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ एम्प्लॉय का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे एम्प्लॉय से जो काम लेते हैं आप उनका सुपरवाइजर भी कह सकते हैं, उस डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट का जो भी काम लेने वाले लोग होंगे उसका जो मैनेजर होगा या उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इस मीटिंग में आता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए, एचएससी प्रोफेशनल होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, और जो भी एम्प्लॉय का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो एम्प्लॉय लोगों का रिप्रेजेंट करता है, वो व्यक्ति उसमें शामिल होता है। एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी। फॉर रिव्यूइंग, implementing and developing project of HSE safe work procedures। और इसलिए होता है कि रिव्यू वहां पे सभी लोग मिलकर करते हैं कि जो एचएसई है इसकी इंप्लीमेंटिंग कैसे हो रही है, मतलब कैसे इसको लागू किया जा रहा है और प्रोजेक्ट में कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, कैसे उसको डेवलप किया जा रहा है। यानी कि हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है, जो भी पहलू है, जो भी रूल्स है, जो भी नियम है, जो भी पॉलिसी हम लोगों ने बनाया है, उसका कैसे इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, कैसे वो लागू हो रहा है, कैसे वो चल रहा है, उसका वहां पर रिव्यू करते हैं सभी लोग बैठ के। इसके साथ साथ एचएसई में सेफ वर्क प्रोसीजर्स क्या है, यानी कि हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपका सेफ वर्क प्रोसीजर्स क्या है, कैसे आप सुरक्षित तरीके से काम करेंगे, वो सारा कुछ जो है रिव्यू किया जाता है, उसे हम सेफ्टी मीटिंग के नाम से जानते हैं। तो सेफ्टी मीटिंग में कौन कौन होता है, एचएससी प्रोफेशनल होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है और एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव होता है, और ये मिलके सेफ्टी की रिव्यू ये लोग करते हैं समय समय पे एज पर रिक्वायरमेंट। उसके बाद हम लोग चलते हैं सेफ्टी कल्चर के बारे में। सेफ्टी कल्चर के बारे में देखते हैं कि सेफ्टी कल्चर क्या होता है। तो सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा, और कल्चर मतलब आपका जो कार्य करने की जो शैली है, जो सोचने की शैली है, कैसे आप करते हैं, वो आपका कल्चर हो गया। जैसे आप अगर कल्चर की बात करें तो जैसे आप सुबह में पर डे उठते हैं, तो सुबह में पर डे उठते हैं तो आप टॉयलेट जाते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, फिर आप कुछ चाय वगैरह या कुछ खाते हैं। जबकि कुछ लोग क्या करते हैं कि उनकी आदत ऐसी होती है कि वो लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं, सबसे पहले चाय पियेंगे, उसके बाद ही जाके वो किसी प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये उनका कल्चर हो गया। और ये जो कल्चर है ये ऐसे ही डेवलप नहीं होता है, एक दिन में डेवलप नहीं होता है, ये बहुत लंबा वो एक्टिविटी जो है बंदा प्रैक्टिस जो है बार बार करता है, तब जाके प्रैक्टिस कन्वर्ट होता है हैबिट्स में, और जब हैबिट जो काफी लंबा चलता है तब वो उसकी क्या होता है, कल्चर हो जाता है। तो कल्चर पहले नहीं होता है, पहले हम लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं एक्टिविटी की, फिर वो एक्टिविटी की जब हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ दिनों के बाद तो वो हमारा क्या होता है, आदत बन जाता है, और वही आदत जो है आगे चल के हैबिट हो जाता है, हमारा कल्चर हो जाता है। तो ये होता है सेफ्टी, ये कल्चर होता है। और सेफ्टी कल्चर जैसे प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जो इंडिविजुअल व्यक्ति है उसके अंदर क्या क्षमता है उसकी, एंड द ग्रुप वैल्यू, उसकी जो है वैल्यूज क्या है, ग्रुप की वैल्यूज क्या है, मतलब वो ग्रुप वैल्यू का मतलब होता है कैसे लोगों को देखता है, उसकी वैल्यू कैसे देता है। इसके साथ साथ एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया, यानी कि उसका देखने का नजरिया क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी घटना घटती है तो उसका देखने का दो नजरिया होता है, एक व्यक्ति उसको जो है नकारात्मक नजरिए से देखता है और एक व्यक्ति जो है सकारात्मक नजरिए से देखता है। तो दोनों का क्या है, नजरिया अलग अलग है। और ये नजरिया जो है डेवलप है साथियों, ये नजरिया अगर आपको मैं बताऊं कि ये जो आपका नजरिया है वो डेवलप कैसे होता है, तो नजरिया समझ लीजिए कि आपको ऐसे डेवलप नहीं होता है, आपके रियल लाइफ में जो भी आप समझिए कि आपकी जो एक्टिविटी होती है, जो भी पर डे की जो आप एक्टिविटी करते हैं और उसमें जो रिजल्ट आता है उसी से आपका जो है एटीट्यूड जो है बिल्डअप करता है ना। अगर आपको एटीट्यूड को चेंज करना है तो आपकी पर डे लाइफ में जो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, एक्सपीरियंस को बदलिए, आपका एटीट्यूड जो है चेंज हो जाएगा। एटीट्यूड को चेंज करने के लिए आपकी पर डे जो भी आपकी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी से जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है, उस रिजल्ट को अगर आप चेंज करते हैं तो आपका जो है एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है।
सिंपल सोचिए कि पर डे आप मान लीजिए कि आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें सिर्फ नकारात्मक वाली चीजें हैं, तो जाहिर सी बात है आपका जो नजरिया होगा वो सिर्फ नकारात्मक चीजों के बारे में सोचेगा। वही आप काम करते हैं, दिन भर एक्टिविटी करते हैं और आप उसमें सिर्फ पॉजिटिव चीजों को देखते हैं, तो जाहिर सी बात है उस समय आपका जो नजरिया होगा वो सकारात्मक रूप से देखेगा। तो ये साथियों क्या हो गया, एटीट्यूड हो गया। उसके साथ साथ सेफ्टी कल्चर में कॉम्पिटेंसी, यानी कि आपके अंदर योग्यता क्या है, आपके अंदर जो योग्यता है काम करने का वो कैसा, आपकी जो कॉम्पिटेंसी है एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, आप कैसे बिहेव करते हैं, दैट डिटरमाइन दैट कमिटमेंट टू एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। यानी कहने का मतलब है आप जो है आपके अंदर जो है कॉम्पिटेंसी, यानी कि आपकी जो योग्यता है, क्षमता है, उसके ऊपर भी सेफ्टी कल्चर डिपेंड करता है, एंड कैसे आप बिहेव करते हैं, यानी कि एक दूसरे से आपका जो व्यवहार है वो कैसा है, ये डिपेंड करता है। तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी आपका कमिटमेंट है, वो जो कमिटमेंट किया है टू एन प्रोफिशिएंसी, कि पूरा प्रोफिशिएंट हम करेंगे, पूरे अच्छे से काम करेंगे, एंड ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, और हमारा जो भी प्रोफिशिएंसी है कि ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ एंड सेफ्टी का जो परफॉर्मेंस होगा वो काफी अच्छा होगा। तो किसी भी कंपनी का हेल्थ एंड सेफ्टी का परफॉर्मेंस तभी अच्छा होगा जब उस ऑर्गेनाइजेशन का सेफ्टी कल्चर जो है अच्छा होगा। और सेफ्टी कल्चर जो है इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे वैल्यू देता है, उसका नजरिया कैसा है, उसकी कॉम्पिटेंसी योग्यता क्या है, और कैसे वो बिहेव करता है। आप देखे होंगे कि कोई व्यक्ति जो है वो हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहता है, तो आप क्या कहते हैं नॉर्मली, अरे इसका कल्चर ही खराब है। यानी कि अगर वो जैसे शिष्टाचार की अगर हम लोग बात करें तो उसके पास अगर वो क्षमता नहीं हो तो लोग उसको देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अरे इसका कल्चर ही खराब है, मतलब कि इसको शुरुआत में जो है इसको सिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया है, इसलिए इसको छोड़ो, इसको लेने की जरूरत नहीं है, इसका कल्चर है वैसा है। तो कल्चर जो है आपका ऐसे ही डेवलप नहीं होता है। कल्चर डेवलप करने के लिए पहले हम लोग बहुत लंबे समय तक क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस कन्वर्ट होता है हैबिट्स में, और हैबिट जो है वो आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है कल्चर में। तो ये आपको जो है पूरा सेफ्टी कल्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग HSE पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। HSE पॉलिसी का मतलब होता है, HSE का फुल फॉर्म होता है हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट, यानी कि हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट की जो पॉलिसी है वो क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं पॉलिसी के बारे में, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा पॉलिसी जो होती है वो एक प्रकार का समझिए कि आपका वर्किंग डॉक्यूमेंट्स है। यानी कि कोई भी काम हम लोग करते हैं तो हम लोग को एक प्लान बनाना पड़ता है, यानी कि बिजनेस प्लान जो हम बना के पहले से रखते हैं वो हमारा जो है आपका समझिए तो एक प्रकार का जो है मतलब वो क्या है, हमारी पॉलिसी है। तो कोई भी काम स्टार्ट अगर हम करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग जो है पॉलिसी से होती है। जैसे मैं आपका इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसा कि आपको पता है कि जो आप देखिए कि पहले जो है अभी जैसे मोदी सरकार है, इसके पहले क्या थी, कांग्रेस की सरकार थी हिंदुस्तान के अंदर। तो उस समय आपको देखने को मिलता था कि भारत में क्या होता था कि काफी ज्यादा घुसपैठ की केसेस होती थी और बहुत ज्यादा मात्रा में टेररिस्ट जो है अंदर आ जाते थे इंडिया के अंदर बॉर्डर क्रॉस करके। तो और जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद आपने देखा कि इसमें जो है काफी ज्यादा कमी आई है। तो आखिर रीजन क्या है, क्या वहां पे जितने पहले जो फोर्सेस थे क्या वो फोर्स को हटा दिया गया, या दूसरे फोर्स को लगाया गया, या फोर्स की संख्या को बढ़ा दिया गया, या वेपन को ज्यादा किया गया, या क्या किया गया? तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा सारे वेपन वही है, सारे फोर्स वही है, सारा कुछ वही है, सिर्फ एक जगह पे चेंजिंग किया गया, और वो चेंजिंग जो है साथियों सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी के ऊपर किया गया। क्योंकि पॉलिसी जो है उसी से जो है आगे वर्क होता है। पॉलिसी जो है पहले गवर्नमेंट के पास ऐसी थी कि आपको फायर नहीं करना है, अभी पॉलिसी ऐसी है कि अगर बॉर्डर कोई क्रॉस करता है, बॉर्डर पे पाया जाता है संदिग्ध अवस्था में, तो आप उसको डायरेक्ट जो है शूट कर सकते हो, वो जो भी टेररिस्ट वहां पे पाए जाते हैं, क्योंकि बॉर्डर पे जो भी होगा वो टेररिस्ट ही होगा। तो उस कंडीशन में ये पॉलिसी जब से आया तब से जो है देखने को मिल रहा है कि काफी घुसपैठ की जो केसेस है वो काफी कम हो गई, और जो केसेस आ भी रही हैं तो समझिए कि उसमें आपको देखने को मिल रहा है कि टेररिस्ट जो है मारे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी के ऊपर चेंजिंग करके ये सारा काम जो है अभी के डेट में हो रहा है। तो पॉलिसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है बैकबोन है, और जब तक पॉलिसी नहीं होगी उस ऑर्गेनाइजेशन में उससे रिलेटेड जो काम है साथियों वो संभव नहीं है। जैसा आप देखते हैं, आप मोबाइल परचेज करते हैं और आपका जो मोबाइल होता है वो पानी में गिर जाता है, आप जाते हैं सर्विस सेंटर के पास, तो सर्विस सेंटर वाला क्या बोलता है कि हमारे पॉलिसी में नहीं है, मतलब कि इसकी वारंटी आपको हम नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे वारंटी? तो वारंटी इसलिए नहीं दे पाएंगे कि उनके पास जो है इसके लिए जो है मतलब वारंटी में शामिल नहीं है, मतलब कि उसकी जो पॉलिसी है, उस कंपनी की पॉलिसी है, वो पॉलिसी बनाते समय वो वहां पे सेट कर दिए हैं कि अगर पानी में गिरता है तो इसकी वारंटी हम लोग नहीं दे सकते। तो पॉलिसी जो है साथियों हमारा क्या है, वर्किंग डॉक्यूमेंट्स है। एक तरह से जो भी हमें काम करना है उसका पूरा खाका एडवांस में जो हम बना लेते हैं, आप उसे पॉलिसी कह सकते हैं। तो उसी तरह से जो HSE पॉलिसी है, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट की जो पॉलिसी है, इसका मतलब ये हुआ कि वह कंपनी हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट को लेके क्या करेगी, हेल्थ सेफ्टी के प्रति वो कितनी एक्टिव है, हेल्थ सेफ्टी में वो क्या क्या करने वाली है, क्या क्या करना है, वो पूरा खाका जो है पॉलिसी में बना के पहले ही रख लिया जाता है।
इसीलिए जो है आप देखते हैं कि किसी कंपनी का जो है सेफ्टी सिस्टम काफी अच्छा होता है और किसी कंपनी का सेफ्टी सिस्टम अच्छा नहीं होता है। तो इसके पीछे रीजन ये होता है कि जिस कंपनी का सेफ्टी सिस्टम अच्छा है, इसका मतलब है साथियों कि उस कंपनी के पास आपका जो पॉलिसी है वो काफी अच्छी है। पॉलिसी में वो सारे पैरामीटर्स, पॉलिसी में वो सारा इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, उसके रिव्यूइंग, सारा चीज जो है पॉलिसी में शामिल कर दिया जाता है कि कौन कौन उसको देखेगा, कैसे करना है। तो कि पॉलिसी जब तक नहीं होगी उसके ऊपर काम नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक पॉलिसी नहीं होगी पता ही नहीं रहा करना क्या है। तो पॉलिसी चूंकि क्या होती है, पॉलिसी बनाने का काम जो होता है टॉप ऑफ द मैनेजमेंट करता है। अगर मैनेजमेंट जो है पहले ही कमिटेड है कि नहीं हमें हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट के ऊपर विशेष ध्यान देना है, तो काम करने वाले लोग जैसी बात है विशेष ध्यान देंगे। तो किसी भी प्रकार का जो काम होता है वो पॉलिसी से, हर चीज की आपकी पॉलिसी हो सकती है। आपके यहाँ इंप्लॉई अगर एब्सेंट कर रहे हैं तो इसकी एक अलग पॉलिसी हो सकती है। अगर उनको छुट्टी देना है तो इसे हम लीव पॉलिसी बोलते हैं। जैसे आपके पास जो डाटा है, डाटा को जो है आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, ये आपका डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी है। हर चीज के लिए आप उसके लिए पॉलिसी बना सकते हैं, है ना। तो कंपनी में हर एक्टिविटी के लिए जो है साथियों पॉलिसी होती है। लेकिन हमारा जो एचएससी पॉलिसी होता है, हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट की जो पॉलिसी है, वो समझिए कि एक प्रकार का क्या है, एचएससी इज ए बिजनेस प्लान फॉर सेफ्टी। आप यहाँ पे देख रहे हैं पॉलिसी के बारे में तो आप समझ गए। अब चलिए हम एचएससी पॉलिसी को देखते हैं और इसको देखते हुए आपके सामने मेंशन है एचएससी इज ए बिजनेस प्लान फॉर सेफ्टी। अब मैं यहाँ पे आपसे कहता हूं कि हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट की जो पॉलिसी है वो कैसे बिजनेस प्लान है। बिजनेस तो अलग है, सेफ्टी अलग है। तो यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो कैसे है, तो इसको जानिए सिंपल सा कि एचएससी जो है वो क्या है, बैकबोन है ऑफ एनी इंडस्ट्रीज। किसी भी प्रकार की इंडस्ट्रीज के लिए जो हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट सिस्टम है उसका वो क्या है, बैकबोन है। आप सिंपल समझिए किसी भी कंपनी में अगर मान लीजिए कि एक्सीडेंट अगर होता है, तो एक्सीडेंट होता है तो उस केस में क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, किसी की जान जाएगी, उसका न्यूज बनेगा, एफआईआर होगा, तो इससे क्या होगा, कंपनी का रिपुटेशन खराब होगा। कंपनी का मान लीजिए कि अभी प्रोजेक्ट जो है एक स्टेट में चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसके अदर स्टेट में ना चलते हो। बड़ी कंपनी होगी तो उसका बहुत सारे स्टेट में, कंट्रीज में उसके प्रोजेक्ट चलते होंगे। तो जब ये न्यूज बनेगा, जब ये वायरल न्यूज होगा, पूरा चारों तरफ जाएगा। क्योंकि आपको पता है आज के डेट में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन या जो भी एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ अगर न्यूज है तो उसको वायरल होने में टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। क्योंकि आज के डेट में हर जगह पे मीडिया खड़ा है। आपका जो मोबाइल फोन है वो एक प्रकार का क्या है, मीडिया है। तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति क्या करता है, एक्सीडेंट होता है तो बचाने का काम बाद में करता है, सबसे पहले उसका वीडियो बनाता है। तो इस तरह से क्या होगा, आपकी कंपनी के बारे में जो है पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगा। अब जहां जहां आपका प्रोजेक्ट चल रहा है वहां वहां साथियों क्या होगा, उसके ऊपर नकेल कसने का काम जो है शुरू हो जाएगा। और उस तरीके से आप देखेंगे नकेल कसेगा, आपको जो है उसका मुआवजा देना पड़ेगा, आपके ऊपर एफआईआर होगा। इससे क्या होगा, आपका जो रिपुटेशन है वो क्या होगा, खराब होगा। अगर ज्यादा मेजर अगर फॉल्ट आपकी कंपनी में पाया जाता है तो इवन हो भी सकता है कि गवर्नमेंट आपसे वो प्रोजेक्ट ले ले, आपकी साइट को बंद कर दे। तो इस कंडीशन में आपका बिजनेस क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, आपका बिजनेस बंद हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि एचएससी जो है ये बिजनेस प्लान है। अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस को काफी लंबा करना, आप चाहते हैं अपनी कंपनी के बिजनेस को काफी आगे लेके जाना, तो यू हैव टू फॉलो हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट पॉलिसी। आपको हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट की पॉलिसी को आपको फॉलो करना है, आपको मानना है। अगर आप चाहते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को आगे लेके जाना, अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस को बड़ा करना, अपने बिजनेस में ग्रोथ करना, सस्टेन करना, काफी लंबा जाना, काफी स्केल अप करना, काफी दूर तक जाना, ज्यादा टर्नओवर करना, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट पॉलिसी जो है आपको बनानी पड़ेगी और भी बेहतरीन बनानी पड़ेगी, ताकि किसी प्रकार का जो एक्सीडेंट जो है वो कंपनी में ना हो सके। इसको देखते हुए आपको पॉलिसी तैयार करनी पड़ेगी। तो ये समझ में आ गया एचएससी पॉलिसी जो है कैसे बिजनेस पॉलिसी है, बिजनेस प्लान कैसे है। अब यहाँ पे देखिए, एचएससी पॉलिसी इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द प्रोसेसेस ऑफ मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एंड इफेक्टिव शुड सेट क्लियर डायरेक्शन टू अचीव गोल ऑफ लॉस प्रिवेंशन। यानी कहने का मतलब है कि जो आपका एचएससी पॉलिसी है ये समझिए तो एक प्रकार से क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। यानी कि सेफ्टी की शुरुआत ही आपके साथियों एचएससी पॉलिसी से होती है। जब एचएससी पॉलिसी नहीं होगी तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पॉलिसी में जब है नहीं तो इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो कहने का मतलब है कि जो एचएससी है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का जो भी प्रोसेस है उसके लिए। और एचएससी पॉलिसी रहता है तभी जाके एक अच्छा जो है क्लियर डायरेक्शन जो है सेट हुआ रहता है कि किसको कैसे काम करना है, तभी जाके है जो है अच्छे से अचीव जो है हमारा जो गोल होगा उस गोल को अच्छा से अचीव कर पाएंगे। और जो है काफी ज्यादा उसमें हम रोकथाम भी कर पाएंगे। लॉस जो होगा उसकी संभावना जो होगी बहुत ही कम होगी, अगर एचएससी पॉलिसी जो है अगर कंपनी में इंप्लीमेंट होती है तो, बनती है तो। और ये एचएससी पॉलिसी का डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं एक और एचएससी पॉलिसी का, हम लोग जो है उसका भी डेफिनेशन देखते हैं, सेकंड डेफिनेशन देखते हैं एचएससी पॉलिसी का। तो एचएससी पॉलिसी का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एनी कंपनी, यानी कि अगर कोई भी कंपनी है ना, एनी कंपनी हैज ए सोशल एंड लीगल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है निर्वाह पालन, टू प्रोवाइड ए सेफ एंड हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट टू all his employee। यानी कि HSE policy that is the legally documents and that is required as per the rules and regulations of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज पर फैक्ट्री 1948, एज पर अदर स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो भी है, उसास है,
है ना, या जो भी इंटरनेशनल आपका स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के अनुसार जो है हर कंपनी को एचएससी पॉलिसी बनाना पड़ता है। उसको एचएससी पॉलिसी जब तक वो नहीं बनाएगी उसको कोई भी प्रोजेक्ट मिलने वाला नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं ग्रोथ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड आपके सामने है, तो ग्रोथ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के पास भी एचएससी पॉलिसी है। अगर एचएससी पॉलिसी ग्रोथ एकेडमी के पास अगर नहीं होती तो निबोस जो है इसको मान्यता नहीं देता। तो एचएससी पॉलिसी का मतलब होता है कि बाहर की अगर हम बात करें, यूके की बात करें, यूएसए की बात करें, तो वहां पे 5 या 5 से ज्यादा लोग अगर एक जगह पे काम करते हैं तो उस जगह के लिए एचएससी पॉलिसी जो है मैंडेटरी हो जाती है, जबकि इंडिया में वो सिस्टम ऐसा नहीं है। बट अगर आपके पास एचएससी पॉलिसी है तो आपको पता है कि हमें क्या करना है, तो ज्यादा बेहतर होता है। तो ये समझ लीजिए कि एचएससी पॉलिसी जो है अगर सामाजिक रूप से देखें या लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या है, आपके लिए अति आवश्यक है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है, ये आपको बनाना पड़ेगा, है ना। इससे फायदा ये होता है कि एचएससी पॉलिसी है तो आपको फायदा ये होगा कि आपका जो भी आपका एम्प्लॉय है वो सेफ रहेगा, हेल्दी रहेगा, पर्यावरण भी ठीक रहेगा, क्योंकि एचएससी पॉलिसी में उसी के बचाव के लिए वो सारा चीज मेंशन किया गया रहता है। तो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके लिए टॉमी का काम करता है, यानी कि कंपनी अगर नहीं बना रही है तो समझिए कि वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ मार रही है, वो अपना कब्र जो है वो खुद खोल रही है, क्योंकि एचएससी पॉलिसी से अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा होगा तो कंपनी को होगा साथियों। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं हेल्थ का डेफिनेशन। हेल्थ का डेफिनेशन जो है वो क्या है, तो आप यहाँ पे देखिए हेल्थ मींस, हेल्थ का मतलब होता है स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन बोथ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेंस, यानी कि हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। तो यहाँ पे उसका डेफिनेशन अगर हम लोग देखने की कोशिश करें कि हेल्थ का मतलब क्या होता है, तो ये हेल्थ का मतलब ये होता है कि आप फिजिकल रूप से और साइकोलॉजिकली रूप से, दोनों रूप से अगर आप सही हैं तो आपका हेल्थ क्या है, सही है। यानी कि मान लीजिए कि आप फिजिकली रूप से ठीक है लेकिन साइकोलॉजिकली रूप से आप ठीक नहीं है, तो भी आपका हेल्थ सही नहीं है, आपको तबियत खराब आपका माना जाएगा, आपको बीमारी डिफरेंट प्रकार की हो सकती है। अगर साइकोलॉजिकली ठीक है, फिजिकल रूप से सही नहीं है, तभी आपका हेल्थ क्या है, सही नहीं है। तो हेल्थ का मतलब हो गया कि जिसमें आप फिजिकली रूप से और जिसमें आप साइकोलॉजिकली रूप से दोनों तरीके से ठीक है, दैट इज हेल्थ। इन ऑक्यूपेशनल टर्म, अगर ऑक्यूपेशनल टर्म की बात करें, ऑक्यूपेशनल मतलब होता है पेशा, टर्म मतलब होता है अवस्था, इट वुड इंक्लूड नॉट सफरिंग फॉर एग्जांपल फटीग, स्ट्रेस और नॉइज। अगर ऑक्यूपेशनल टर्म में हम बात करें तो हेल्थ का मतलब ये भी हुआ कि किसी भी प्रकार का जो है सफरिंग ना हो, जैसे किसी प्रकार का फटीग ना हो, थकान ना हो, तनाव ना हो और काफी ज्यादा मात्रा में नॉइज भी, शोरगुल ना हो। ये आपका हेल्थ का डेफिनेशन हो गया। यानी कि सिंपल समझिए, फ्री फ्रॉम फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेंस, है ना, यानी कि आपको फिजिकली रूप से और साइकोलॉजिकली रूप से, अगर दोनों रूप से अगर फ्री फ्रॉम है, सही है, आजाद है, प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब क्या है, आप सही है, आपका हेल्थ सही है। तो ये आपका जो है हेल्थ का डेफिनेशन जो है आपने यहाँ पे देखा। इसके बाद और भी कुछ जो है सेफ्टी के फील्ड में बेसिक डेफिनेशन है, उसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। सेफ मतलब होता है सुरक्षित, सिस्टम का मतलब होता है एक सिस्टम, मतलब कहें कि सिस्टम जो हम लोग बनाते हैं, और वर्क का मतलब होता है काम, यानी कि सुरक्षित तरीके से कैसे हम लोग काम करें, यानी कि सुरक्षित तरीके से काम करने का जो तरीका होता है उसे हम लोग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इज ए फॉर्मल प्रोसीजर्स। फॉर्मल प्रोसीजर्स का मतलब होता है कि जिसमें आप पेपर तैयार करते हैं, जिसमें आपको पेपर वाइज आपको काम करना पड़ता है, जिसमें आपका रिटन प्रूफ होता है, दैट इज फॉर्मल प्रोसीजर्स। तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या है, आपका फॉर्मल प्रोसीजर्स है, बेस्ड ऑन ए सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ वर्क इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द हैजर्ड। यानी कि जो भी आपका सेफ सिस्टम ऑफ वर्क होता है ये डिपेंड करता है कि वहां पे काम कैसा है। सबसे पहले काम को एग्जामिन किया जाता है, उसके बाद जो है उसका सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाया जाता है कि उस जगह पे काम अब कैसे सुरक्षित तरीके से हम करेंगे। क्योंकि आपको पता है साइट टू साइट, मशीन टू मशीन, हर प्रोसेस टू प्रोसेस जो है, हर प्रोसेस में डिफरेंट प्रकार का हैजार्ड्स है, हर साइट पे डिफरेंट प्रकार का हैजार्ड्स है, हर एक्टिविटी में डिफरेंट प्रकार का हैजार्ड्स है। इसलिए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो है सबसे पहले जो जहां पे काम करना है वहां की एग्जामिन किया जाता है, फिर उसके बाद डेवलप किया जाता है कि वहां पे काम कैसे सुरक्षित तरीके से होगा। साथ ही साथ इट डिफाइन सेफ मेथड। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में हम लोग कैसे सेफ तरीके से आपको काम करना है उसके बारे में बताया जाता है। विच एलिमिनेट दोज हैजर्ड्स, इसके साथ सेफ मेथड आपको पता होता है तो जो भी हैजर्ड्स वहां होने वाले होते हैं उसको एलिमिनेट किया जा सकता है, क्योंकि हमने उसके पहले आइडेंटिफाई किया। मिनिमाइज द रिस्क एसोसिएटेड विद देम, यानी कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क से अगर काम करते हैं साथियों तो आपको एडवांस में पता रहता है कि वहां पे किस प्रकार का सिचुएशन बनेगी तो वहां पे किस प्रकार का एक्शन लेना है। तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कुल मिलाजुला के आप समझ लीजिए आपको एक सुरक्षित रास्ता प्रदान करता है काम को करने का, और इसके साथ साथ उस रास्ते में क्या क्या खतरे होंगे और उसका क्या उपाय करना है ये भी आपको पहले बता दिया जाता है। जिससे फायदा क्या होता है कि आपको किसी प्रकार का लॉस नहीं होता है। अगर वो रिस्क या वो हैजर्ड्स अगर होता भी है तो आप उसको तुरंत
काबू कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास सोल्यूशन भी रेडीमेड रहता है और प्रॉब्लम भी रेडीमेड रहता है। यानी कि प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ, तुरंत आपने सोल्यूशन दे दिया। अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ वर्क ना हो, आप ऐसे ही काम करने लगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो आपके पास तो सोल्यूशन नहीं होगा, और उस सोल्यूशन आप लेने में टाइम लगेगा, तब तक वो नुकसान पहुंचा दिया होगा। इसलिए आपको सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो है, ये इससे आपको फॉलो करना है, इससे आपको काम करना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं परमिट टू वर्क। परमिट टू वर्क क्या है? परमिट टू वर्क का मतलब होता है किसी भी काम को करने से पहले, कोई भी आप काम करने जा रहे हैं, तो काम को करने से पहले जब हम लोग उसकी जो अनुमति लेते हैं, उसे हम परमिट टू वर्क कहते हैं। यानी कि परमिट टू वर्क जो है, ये भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस है। ये भी आपको पेपर पे, हम लोग जो भी अप्रूवल होता है पेपर पे होता है, पेपर के थ्रू हम लोग जाते हैं, इसको फॉर्मल बोलते हैं। तो ये परमिट टू वर्क क्या है? एक प्रकार का जो है फॉर्मल और डॉक्यूमेंटेड, यानी कि पूरा डॉक्यूमेंट्स में होता है, एंड प्लान प्रोसीजर्स एंड द फैक्ट दैट इट इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट पर्सनल वर्किंग इन हैजार्डियस एरिया। यानी कि कहने का मतलब ये है, परमिट टू वर्क साथियों वैसे जगह के लिए लिया जाता है जहां पे रिस्क फैक्टर जो होता है ज्यादा होता है, या फिर जहां पे आपको काम कराना होता है और वहां पे आप देखते हैं कि यहाँ पे खतरा की संभावना ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कि आपको बिजली के ऊपर आपको काम करना है, आपको जमीन के अंदर जाके आपको काम करना है, तो ये सब जो काम है ये क्या है? ज्यादा खतरनाक है। तो इस जगह पे काम करने से पहले आपको सबसे पहले अनुमति लेना पड़ेगा, और अनुमति मिलता है तब जाके आपको वहां पे काम करना होगा। तो अनुमति मिलेगा तो आपको रिटन रूप में मिलेगा। उस अनुमति में वहां पे जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो कैसे काम वो करेंगे, कौन कौन से सेफ्टी सिस्टम का वो पालन करेंगे, और इमरजेंसी होगा तो कैसे वो कांटेक्ट करेंगे, पूरा डिटेल जो है उनको दिया जाता है। और ये स्पेशली परमिट टू वर्क जो होता है, वो जो व्यक्ति काम करने वाले होते हैं उन्हीं के लिए होता है कि वहां पे उसको कैसे काम करना है। उनकी पूरी सेफ्टी का ध्यान जो है परमिट टू वर्क में रखा जाता है। जो भी हो, चाहे वो ऑपरेटर हो, चाहे जो भी उस एरिया में काम करने वाले लोग हैं जो उस परमिट के अंतर्गत आते हैं, उन सभी लोगों का सेफ्टी का उसमें ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे आप लोग सिर्फ अभी बेसिक डेफिनेशन पढ़िए, इस सब के बारे में आप लोगों को डिटेल जब आगे मिलेगा तो आपको समझ में आएगा। अभी आप सिंपल ये समझिए कि परमिट टू वर्क सिस्टम इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड एंड प्लान प्रोसीजर्स। यानी कि यह क्या है? एक प्रकार का फॉर्मल, मतलब जिसमें आप पेपर पे वर्क करते हो, पेपर जिसका प्रूफ रहता हो, दैट इज फॉर्मल हो गया। एंड डॉक्यूमेंटेड आपको पता ही है, जो पेपर वगैरह हो गया डॉक्यूमेंटेड हो गया। एंड प्लान मतलब पूरी योजना के साथ ये प्रोसीजर्स को बनाया जाता है। एंड द फैक्ट इज डिजाइन टू, अगर आप इसको देखेंगे, सत्य, फैक्ट का मतलब होता है सत्य, अगर इसकी सत्यता को देखें आप, तो ये इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि जो भी लोग हैजार्डियस एरिया में काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके साथ किसी प्रकार का मिसहैपनिंग ना हो, उनके पास किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो। इसी से बचने के लिए हम लोग जो है परमिट टू वर्क सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं, आगे भी कुछ बेसिक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड में टर्मिनोलॉजी है, उसको भी देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने है सेफ्टी इंस्पेक्शन, सेफ्टी ऑडिट, सेफ्टी टूर एंड सेफ्टी सर्वे। अब यहाँ पे देखिए सेफ्टी इंस्पेक्शन क्या होता है ना? तो सेफ्टी इंस्पेक्शन क्या है? ए सेफ्टी इंस्पेक्शन इन्वॉल्व स्टेट फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ ए वर्क प्लेस एंड द एक्टिविटी और द इक्विपमेंट। यानी कि सेफ्टी इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण, और सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा। यानी कि सुरक्षा निरीक्षण क्या है? तो सेफ्टी इंस्पेक्शन क्या है, इन्वॉल्व होता है, ये स्टेट फॉरवर्ड, मतलब सीधा सीधा कहे तो एक प्रकार का ये ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि मतलब जाके उस जगह पे देखना, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, जिसको आप देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सेफ्टी इंस्पेक्शन सीधा सीधा समझिए तो यह एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन है। किसका? तो आपके वर्क प्लेस का, और वहां पे क्या एक्टिविटी चल रही है, किस प्रकार के इक्विपमेंट हो रहे हैं, इसके बारे में अगर हमें जानना हो तो हमें सेफ्टी इंस्पेक्शन करना होता है। तो सेफ्टी इंस्पेक्शन में क्या होता है? जो सेफ्टी वाला व्यक्ति होता है, सेफ्टी पर्सनल होता है, सेफ्टी ऑफिसर होता है, वर्क प्लेस पे जाता है, वहां की जो भी आपकी एक्टिविटीज है, इक्विपमेंट है, जो भी है, वो सबको देखता है और उसको नोट करता है कहां पे क्या है, कहां पे क्या प्रॉब्लम है ना? तो ये आपका जो हो गया सेफ्टी इंस्पेक्शन हो गया। सेफ्टी इंस्पेक्शन के बाद जो है हम लोग सेफ्टी ऑडिट को देखते हैं कि सेफ्टी ऑडिट क्या है। तो सेफ्टी ऑडिट जो है, सेफ्टी ऑडिट इज ए सिस्टमैटिक क्रिटिकल एग्जामिनेशन। यानी कि सेफ्टी ऑडिट जो है साथियों, यह एक प्रकार का सिस्टमैटिक का मतलब होता है सुव्यवस्थित, है ना? क्रिटिकल का मतलब होता है काफी कठिन, एग्जामिनेशन का मतलब होता है, आपको पता ही है, एग्जामिन करना, जांचना, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसीजर्स। यानी कि सेफ्टी ऑडिट क्या है? एक प्रकार का सिस्टमैटिक, सुव्यवस्थित, सिस्टमैटिक का मतलब होता है सुव्यवस्थित, और क्रिटिकल मतलब काफी कठिन जो है एक एग्जामिनेशन प्रक्रिया है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है और उसकी प्रक्रिया कैसी है, वो कैसे काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आपको जानना हो, उसकी स्क्रीनिंग करनी हो, तो आपको क्या करना होगा? जैसे मान लीजिए कि आपका बॉडी है, अगर बॉडी के बारे में अगर आपको जानना हो तो बहुत सारे जांच है जो आपको कराना पड़ेगा, या एमआरआई आपको कराना है, कराएंगे तो पूरा बॉडी में क्या क्या फंक्शन है, क्या सही है, क्या गड़बड़ है, आपको पता चल जाएगा। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन का स्कैन करना हो, जैसे अगर हम कहें कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको कैसे पता चले कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम सही है कि गड़बड़ है, तो उसके लिए आपको सेफ्टी ऑडिट करना
तो सेफ्टी ऑडिट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और उसकी प्रक्रिया कैसी है इसके बारे में अगर जानकारी लेना है तो हैव टू सेफ्टी ऑडिट करना पड़ेगा। तो सेफ्टी ऑडिट में ऑर्गेनाइजेशन का पूरा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और उसकी प्रक्रिया के बारे में हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो ये सेफ्टी ऑडिट आपने समझ लिया। उसके बाद आते हैं सेफ्टी टूर। सेफ्टी टूर क्या है? सेफ्टी टूर का मतलब समझ लीजिए जनरल इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क प्लेस, यानी कि वर्क प्लेस का ये समझिए कि जनरल इंस्पेक्शन हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि इंस्पेक्शन होता है तो लोगों को पता चल जाता है कि सेफ्टी वाला आने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सेफ्टी टूर होता है तो ये एडहॉक होता है। एडहॉक का मतलब होता है एकाएक होता है, यहाँ पे किसी को बताया नहीं जाता है। मान लीजिए कि हम आते हैं, आपके घर आते हैं और बोलते हैं कि हम आपके यहाँ आने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? खाने पीने का पूरा अरेंजमेंट सब वेल तरीके से रख के रहेंगे, है ना। लेकिन अगर आपको पता ना हो कि हम आने वाले हैं और अचानक पहुंच जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपकी जो जनरल स्थिति है, आप जनरली क्या रखते हैं घर पे, वो चीजें आप वहां पे देंगे और उस चीज के बारे में पता चल जाएगा। तो उसी तरह से इंडस्ट्रीज में या वर्क प्लेस पे वर्कर जो है सेफ्टी का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या वो पीपीई का यूज कर रहा है, क्या सेफ्टी का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। रियल फैक्ट को अगर हमें जानना हो तो हमें सेफ्टी टूर करना होगा। सेफ्टी टूर में अचानक हम सीधा वर्क प्लेस पे पहुंच जाते हैं, साइट पे पहुंच जाते हैं और जस्ट जैसे इंस्पेक्शन होता है उसी तरह से करते हैं। बस सेफ्टी इंस्पेक्शन और टूर में अंतर यही है कि सेफ्टी इंस्पेक्शन में बंदा को पता रहता है, जबकि सेफ्टी टूर में जो है किसी को पता नहीं होता है, यह एडॉक हो जाता है, एकाएक हो जाता है। तो इसे हम सेफ्टी टूर कहते हैं, यानी कि जनरल इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क प्लेस। तो क्लियर हो गया। अब आते हैं सेफ्टी सर्वे। सेफ्टी सर्वे क्या है? तो जनरल इंस्पेक्शन ऑफ पार्टिकुलर डेंजरस एक्टिविटी प्रोसेसेस एंड एरिया, यानी कि सेफ्टी सर्वे क्या है? यह एक प्रकार का ये भी जनरल इंस्पेक्शन है, लेकिन ये पार्टिकुलर जो डेंजरस एक्टिविटी है, जितने भी डेंजरस एक्टिविटी होते हैं या प्रोसेस होते हैं या एरिया है, उस एरिया का हम लोग क्या करते हैं? सर्वे करते हैं। सर्वे का मतलब होता है उसका पूरा हम सर्वे करते हैं कि एक एक चीज के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पे कंडीशंस क्या है। और ये सर्वे जो होता है वो काम मतलब प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले जो है हम उसका पूरा सेफ्टी सर्वे वहां पे कर लेते हैं। सेफ्टी सर्वे साथियों ड्यूरिंग में भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है काम का नेचर कैसा है और हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर बीच में हमको जानना हो सेफ्टी की सिस्टम की स्थिति वर्कप्लेस की, तो उस कंडीशन में हम सेफ्टी सर्वे अगर करते हैं तो हमें पूरा पता चल जाता है। और सेफ्टी सर्वे समझ लीजिए तो स्पेशली रूप से जितने भी डेंजरस एक्टिविटी है उसी के ऊपर जो है ज्यादा हम लोग करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? सेफ्टी सर्वे करते हैं। आई थिंक जो है आप लोगों को जो है यहाँ पे सारी सेफ्टी इंस्पेक्शन, ऑडिट, टूर, सर्वे क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो है अभी हम लोग एक्टिव मॉनिटरिंग और रिएक्टिव मॉनिटरिंग के बारे में देखेंगे। देखिए एक्टिव मॉनिटरिंग क्या है? तो एक्टिव मॉनिटरिंग इज अबाउट चेकिंग टू इंश्योर दैट स्टैंडर्ड आर मेट, यानी कि एक्टिव मॉनिटरिंग जो है एक जो होता है उसमें चेक किया जाता है कि जो भी स्टैंडर्ड है, जो मानक बनाए गए हैं, उसका यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो वर्कप्लेस पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, यानी कि उस हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड दैट वर्कप्लेस इज इन फैक्ट सेफ एंड फ्री ऑफ हेल्थ रिस्क, और वर्कप्लेस जो है वो हमारा हेल्थ रिस्क से जो है पूर्ण रूप से फ्री है कि नहीं है बिफोर एनी अनटुवर्ड्स इवेंट टेक प्लेस, यानी कि कोई भी अनचाहा घटना घटने से पहले हम लोग साइट पे जो भी उपाय लगाते हैं ताकि अनचाहा घटना ना घटे, अनप्लान वाला घटना ना घटे, कोई एक्सीडेंट ना हो, उससे बचने के लिए हम लोग पहले ही जो हम लोग उपाय करते हैं उसे हम लोग एक्टिव मॉनिटरिंग के नाम से जानते हैं। यानी कि एक्टिव मॉनिटरिंग का मतलब ही हो गया कि जो दुर्घटना होने से पहले जो हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार का दुर्घटना ना हो। और एक्टिव मॉनिटरिंग में सुनिश्चित हो जाता है कि सारा जो स्टैंडर्ड है, जो भी नियम कानून है, जो भी बताया गया है वर्करों को, वो सब सही से उसका पालन हो रहा है, वहां पे किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो रही है। तो अगर एक्टिव मॉनिटरिंग अगर सही तरीके से हो तो हमें लगता है कि दुर्घटनाओं के ऊपर लगाम लगाया जा सकता है, दुर्घटना को रोका जा सकता है। यानी कि एक्टिव मॉनिटरिंग का मतलब ही समझ जाइए कि दुर्घटना होने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो भी दुर्घटना ना हो उससे बचने के लिए जो उपाय करते हैं उसे हम लोग एक्टिव मॉनिटरिंग के नाम से जानते हैं। अब आ जाइए रिएक्टिव मॉनिटरिंग क्या है? तो रिएक्टिव मॉनिटरिंग इज द अबाउट मेजरिंग सेफ्टी परफॉर्मेंस बाय रेफरेंस टू एक्सीडेंट, इंसिडेंट एंड इल हेल्थ दैट हैव ऑलरेडी ऑकर्ड। यानी कि रिएक्टिव मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि रिएक्टिव मॉनिटरिंग से हम लोग क्या करते हैं कि सेफ्टी परफॉर्मेंस को जो हम लोग मेजर करने का काम करते हैं, यानी कि दुर्घटना होने के बाद जो है एक्सीडेंट जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, है ना, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, तो उसे हम रिएक्टिव मॉनिटरिंग कहते हैं। जो ऑलरेडी घटना घट गई है उसका जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी खोजबीन करते हैं ताकि उससे जो है सीखा जाए, फ्यूचर में उस प्रकार की दुर्घटना जो है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इससे बचने के लिए हम लोग रिएक्टिव मॉनिटरिंग करते हैं। यानी कि रिएक्टिव मॉनिटरिंग से हम लोग सेफ्टी परफॉर्मेंस कंपनी में कैसा है उसके बारे में हम लोग जो है पता करते हैं, एक्सीडेंट से, इंसिडेंट से और इल हेल्थ से जो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो एक्टिव मॉनिटरिंग का मतलब होता है घटना घटने से पहले, और रिएक्टिव मॉनिटरिंग का मतलब होता है घटना घटने के बाद जो हम लोग जांचते हैं उसे रिएक्टिव कहते हैं, और पहले करते हैं उसे हम एक्टिव मॉनिटरिंग के नाम से जानते हैं। आई थिंक आप लोगों को है ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं हेल्थ हैजर्ड्स क्या है।
यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य और हैजर्ड मतलब होता है खतरा। यानी कि ये हेल्थ हैजर्ड इज एनी एजेंट, यानी कि कोई भी एजेंट हो या कोई भी स्थिति हो या कोई भी कंडीशन हो दैट कैन कॉज एन ऑक्यूपेशनल इलनेस, यानी कि ऐसी सिचुएशन हो जो आपको ऑक्यूपेशनल इलनेस करे उसे हम हेल्थ हैजर्ड्स कहते हैं। ऑक्यूपेशनल इलनेस का मतलब होता है बीमारी। इलनेस का मतलब क्या होता है? इलनेस मतलब बीमारी। जो आपको ऑक्यूपेशनली, यानी कि जब आप इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो वहां पे जो आपको इलनेस होगा वो क्या होगा? ऑक्यूपेशनल इलनेस होगा। यानी कि हेल्थ हैजर्ड्स का मतलब हो गया ऐसी सिचुएशन, ऐसा कंडीशन या ऐसी एजेंट्स, है ना, जिसमें क्या हो आपको ऑक्यूपेशनल मतलब कि इलनेस होने की संभावना हो, उसे हेल्थ हैजर्ड्स कहते हैं। एनी एजेंट्स मतलब केमिकल्स, कोई भी केमिकल्स आप समझ लीजिए एनी एजेंट्स मींस। तो ये सिचुएशन जो होता है उसे हम लोग जो है हेल्थ हैजर्ड्स के नाम से जानते हैं। अब आ जाइए सेफ्टी हैजर्ड्स क्या है। तो ये सेफ्टी हैजर्ड इज एनीथिंग दैट कुड कॉज एन इंजुरी, यानी कि सेफ्टी हैजर्ड्स का मतलब होता है कि जिसमें इंजुरी हो, चोट लगे, फ्रैक्चर हो, है ना, इसे हम सेफ्टी हैजर्ड्स कहते हैं। और जिसमें डिजीज हो, इलनेस हो, उसे हम हेल्थ हैजर्ड्स कहते हैं। अब आ जाइए रिस्क असेसमेंट के ऊपर। रिस्क असेसमेंट क्या है? तो रिस्क का मतलब होता है खतरा और असेसमेंट का मतलब होता है उसको जांचना। यानी कि रिस्क असेसमेंट इज ए केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ एनीथिंग एट द वर्क प्लेस। यानी कि रिस्क असेसमेंट क्या है? एक प्रकार का केयरफुल जो है, काफी मतलब सचेत होके एक परखने की प्रक्रिया है। किसको? तो वर्क प्लेस पे, है ना, विच में कॉज इंजुरी और इल हेल्थ टू द वर्कर्स व्हाइल दे आर एट वर्क। यानी कि रिस्क असेसमेंट क्या है? एक केयरफुल एग्जामिनेशन प्रक्रिया है जिसमें हम लोग वर्क प्लेस को जो है पूर्ण रूप से देखते हैं कि वहां पे इंजरी होने का कोई चांस तो नहीं है, वहां पे किसी प्रकार का इल हेल्थ होने का कोई चांस तो नहीं है। जहां पे वर्कर काम करते हैं उनकी पूरी डिटेल केयरफुल एग्जामिनेशन होता है, उसे हम रिस्क असेसमेंट कहते हैं। यानी कि रिस्क असेसमेंट से जो भी खतरा है, जो भी हैजार्ड्स है, उस हैजार्ड्स को हम फाइंड आउट करते हैं, उसे हम रिस्क असेसमेंट कहते हैं। यानी कि रिस्क असेसमेंट समझ लीजिए कि केयरफुल एग्जामिनेशन है वर्क प्लेस का, जिसके अंतर्गत वर्क प्लेस पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, उसको हम लोग वहां पे असेस कर लेते हैं। यानी कि उन सभी चीज को हम लोग असेस करते हैं जहां से खतरा होने की संभावना हो, जहां से नुकसान होने की संभावना हो, और वह असेस की जो प्रक्रिया होती है उसका नाम होता है रिस्क असेसमेंट। तो उसे हम लोग रिस्क असेसमेंट के नाम से जानते हैं। रिस्क असेसमेंट के बारे में हम लोग को आगे डिटेल में पढ़ना है। अभी यहाँ पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिस्क असेसमेंट का डेफिनेशन समझिए, रिस्क असेसमेंट क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को इसका डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो डेफिनेशन है। एक आपका है जेएसए, है ना, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, या जेएचए यानी कि जॉब हैजार्ड एनालिसिस। यानी जॉब सेफ्टी एनालिसिस कहें या जॉब हैजार्ड एनालिसिस कहें, बात एक ही है। इसका डेफिनेशन समझने की कोशिश करिए क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि इट इज द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द हैजार्ड। यानी कि जैसे क्या है, ये भी एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम लोग खतरों को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं ड्यूरिंग द वर्क पीरियड, यानी काम करने के दौरान, एंड ऑल्सो यूज टू रिमूव द हैजार्ड। और जैसे के थ्रू हम लोग हैजार्ड को हटाने का भी काम करते हैं। इट आइडेंटिफाई हैजार्ड्स, ये हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करता है। इसके साथ साथ डेवलपिंग ए सॉल्यूशन टू एलिमिनेट हैजार्ड्स, यानी कि जेएसए के अंतर्गत या जेएचए के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन हैजार्ड्स को कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे उसको हटाना है, उसके बारे में वहां पे सॉल्यूशन भी डेवलप करते हैं। उसे हम जेएसए कहते हैं या जेएचए कहते हैं, यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस कहें या जॉब हैजार्ड एनालिसिस कहें, बात एक ही है। तो ये आप यहाँ पे समझ गए। इसके बारे में भी आपको डिटेल में आगे मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं मेथड स्टेटमेंट। मेथड स्टेटमेंट क्या होता है? तो मेथड स्टेटमेंट आर डेवलप एज रिक्वायर्ड और वेयर द रिस्क असेसमेंट हैज आइडेंटिफाई एन अनएक्सेप्टेबल। यानी कहने का मतलब है कि मेथड स्टेटमेंट जो है इसको डेवलप किया जाता है और इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है, जहां पे रिस्क जो है, रिस्क फैक्टर जो है साथियों काफी हाई होता है। यानी कि वैसा वर्क प्लेस जहां पे रिस्क जो है काफी ज्यादा मात्रा में होता है, वहां पे हम लोग मेथड स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। मेथड स्टेटमेंट का भी काम है हैजार्ड को आइडेंटिफाई करना, जैसे का भी काम है हैजार्ड को आइडेंटिफाई करना, रिस्क असेसमेंट का भी काम है हैजार्ड को आइडेंटिफाई करना। ये डिफरेंट प्रकार की कंपनियां डिफरेंट प्रकार के मेथड का इस्तेमाल करती हैं। जेएसए और जो आपका रिस्क असेसमेंट है वो समझिए कि मेथड स्टेटमेंट का पार्ट है। मेथड स्टेटमेंट जो है काफी डिटेल प्रोसेस होता है, उसमें पूरी प्रोजेक्ट का आपको जो स्टेटमेंट किया जाता है, चाहे वो सिविल वर्क हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वर्क हो, जो भी एक्टिविटी है उन सभी एक्टिविटी के बारे में हम लोग जो है स्टडी करते हैं, उस वहां पे देखते हैं। तो मेथड स्टेटमेंट के अंदर जो है आपको जेएसए और आपका रिस्क असेसमेंट साथियों आ जाता है। तो मेथड स्टेटमेंट जो है पूरे प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है ना। तो ये आप समझ गए कि मेथड स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम लोग वहां करते हैं जहां पे रिस्क असेसमेंट जो है आइडेंटिफाई वहां पे होता है, कि रिस्क असेसमेंट करने के बाद वहां पता चलता है कि वहां पे जो रिस्क लेवल है वो अनएक्सेप्टेबल है, काफी ज्यादा है। रिस्क असेसमेंट आपने किया, आपने उपाय बताया, फिर भी जो है एक्सेप्टेबल कैटेगरी में नहीं है, अनएक्सेप्टेबल कैटेगरी में है, तो वहां पे हमें मेथड स्टेटमेंट साथियों करना पड़ता है। यानी कि समझ लीजिए कि हाईली रिस्क एक्टिविटी है, वहां पे हम लोग मेथड स्टेटमेंट करते हैं। इसके साथ साथ रेसिडुअल रिस्क। रेसिडुअल रिस्क का मतलब होता है कि रिस्क को कंट्रोल करने के लिए जो भी आप टेक्निक आप लगाते हैं, तो
तो आपको पता है कि रिस्क हमारे जीवन का हिस्सा है, हम लोग रिस्क को पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर सकते हैं। तो जो बचा हुआ जो रिस्क होता है, उसी रिस्क का जो नाम होता है रेसिडुअल रिस्क होता है। ठीक है, तो रेसिडुअल रिस्क दैट रिक्वायर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल टू रिड्यूस रिस्क, यानी कि जो रेसिडुअल रिस्क होते हैं, अगर रेसिडुअल रिस्क को आपको कम करना है तो वहां पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का यूज करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब होता है प्रशासनिक, यानी कि मैनेजमेंट लेवल के, यानी कि कुछ नियम लगा दिया जाए, कुछ कानून लगा दिया जाए, कुछ पनिशमेंट का ऐसा कर दिया जाए कि आप उसका उल्लंघन करेंगे तो आपको पनिशमेंट हो जाएगा। तो ये जो उपाय होता है इसे हम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कंट्रोल कहते हैं। जैसे कि समझ लीजिए कि कोई कानून, जो कानून बना हुआ है ताकि क्राइम ना हो, इसको रोकने के लिए, तो ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। यानी कि प्रशासनिक रूप से जो है ऊपर से ही कानून बना दिया गया है, जिससे क्या होता है कि कंट्रोल किया जा सके, रिस्क को कम किया जा सके। तो रेसिडुअल रिस्क को कंट्रोल करना है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को इंप्लीमेंट करना होगा, तभी जाके आप रेसिडुअल रिस्क को कम कर सकते हैं। द मेथड स्टेटमेंट इज टू इंक्लूड ए जॉब सेफ्टी एनालिसिस। देखिए मैंने आपको यहां बताया था कि मेथड स्टेटमेंट के अंतर्गत जो है साथियों जॉब सेफ्टी एनालिसिस आता है, दैट डिफाइन द रिस्क कंट्रोल क्राइटेरिया फॉर द एक्टिविटी। यानी कि जो हम लोग मेथड स्टेटमेंट करते हैं, तो मेथड स्टेटमेंट जो है वो समझिए कि एक पार्ट है जेएसए का, है ना, यानी कि मेथड स्टेटमेंट जो है वो जेएसए के अंतर्गत आता है ना। अब मेथड स्टेटमेंट का पार्ट है जेएसए, ना कि जेएसए का पार्ट है मेथड स्टेटमेंट। मेथड स्टेटमेंट में आपका जो है सब कुछ जो है आ जाता है, क्योंकि काफी डिटेल जो है एनालिसिस की प्रक्रिया होती है, पूरी प्रोजेक्ट का प्रक्रिया इसमें किया जाता है। जो भी प्रोजेक्ट आपका चलता है अब वहां पे देखा जाता है कि रिस्क असेसमेंट करने के बाद, जेएसए करने के बाद फिर भी कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो उस समय क्या करते हैं, तो फिर हम लोग उसका पूरा मेथड स्टेटमेंट करते हैं। जैसे आप सिंपल सोच लीजिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, बहुत सारा चेकअप होता है, फिर भी बीमारी नहीं पकड़ में आता है, तो डॉक्टर क्या करता है, आपका एमआरआई कराता है, यानी कि पूरा आपका स्कैनिंग कराता है। एमआरआई एक जांच है जिसके अंतर्गत पूरी बॉडी की आपकी जो है जांच किया जाता है, तो डॉक्टर आपका एमआरआई कराता है। उसी तरह से इंडस्ट्रीज में जो है जहां पे अनएक्सेप्टेबल रिस्क होते हैं, उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप वहां पे रिस्क असेसमेंट करते हैं, आप जैसे करते हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं हो पाता है, देन वहां पे साथियों हम लोगों को पूरा उसका मेथड स्टेटमेंट करने की आवश्यकता होती है। तो आई थिंक जो है ये पूरा मेथड स्टेटमेंट जो है आप लोग का कंसेप्ट जो है वो पूरा यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी हम लोग हैजॉब स्टडी के बारे में जानेंगे, समझेंगे। हैजॉब स्टडी क्या है? देखिए हैजॉब स्टडी जो है, पहले हैजॉब के बारे में समझिए। देखिए हैजॉब जो है ये शॉर्ट नेम है, इसका जो पूरा नाम है हैजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी एनालिसिस। इसे शॉर्ट में जो है हम लोग हैजॉब के नाम से जानते हैं। यह क्या है, इज ए रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक, यानी कि यह क्या है, हैजॉब जो है स्टडी जो है यह एक प्रकार का रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है, तकनीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, यूज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजर्ड्स, यानी कि जो भी आपके पोटेंशियल हैजर्ड्स हैं, पोटेंशियल का मतलब होता है शक्तिशाली, जो भी आपके शक्तिशाली जो खतरे हैं, और जो भी आपका फंक्शनल फ्लोज है, फंक्शनल फ्लोज का मतलब होता है कि कार्य प्रणाली में अगर किसी प्रकार की कमी है तो उसको आइडेंटिफाई करने का काम जो है हम लोग हैजॉब के थ्रू करते हैं। क्योंकि हैजॉब जो है एक प्रकार का रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग जो भी पोटेंशियल हैजर्ड्स हैं और जो भी फंक्शनल फ्लोज है, फंक्शनल फ्लोज का मतलब होता है, फंक्शनल माने कार्य प्रणाली और फ्लोज माने कमी, यानी कि जो भी कमियां जो है फंक्शन में, मान लीजिए कि कंपनी का जो सिस्टम है, जो प्रक्रिया है, जो फंक्शन है, अगर सही रूप से काम नहीं करेगा तो वहां भी बहुत ज्यादा हैजर्ड्स हो सकता है, खतरा हो सकता है। उन सभी कमियों को आइडेंटिफाई करने का काम जो है हैजॉब स्टडी के द्वारा होता है। अब देखते हैं, इट्स पर्पस इज टू रिड्यूस रिस्क एंड इंश्योर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स इन द प्लांट्स एनवायरमेंट, यानी कहने का मतलब है कि इसका जो पर्पस है जॉब स्टडी हम लोग क्यों करते हैं, तो इसका उद्देश्य यही है कि इसका जो मेन मोटो है वो ये है कि वर्कर को जो है सेफ्टी में रखना, प्लांट को सुरक्षित रखना, और इसके साथ साथ पर्यावरण को भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो, यानी कि ये मैन को भी बचा रहा है और प्रॉपर्टी को भी बचाएगा। यानी कि इसका पर्पस ये है कि रिस्क को कम करना, और रिस्क कम होगा तो जाहिर सी बात है दुर्घटना भी नहीं होगी और पर्यावरण को भी नुकसान कम पहुंचेगा। इट इज प्राइमरी यूज टू स्टडी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल हैजर्ड्स, यानी कि प्राइमरी का मतलब होता है मुख्यतः या मुख्य रूप से, यानी कि इसका अगर मुख्य रूप से जो यूज होता है, इस्तेमाल होता है, वो होता है जो भी आपका ऑपरेशनल हैजर्ड्स हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल हैजर्ड, यानी कि काफी जटिल अगर कार्यप्रणाली में, ऑपरेशन में जब संचालन करने में जो खतरे होते हैं, कठिन जो कहें उस खतरे होते हैं, या जो भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, जटिल अगर कोई फंक्शन है, कार्यप्रणाली है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर का जो हैजर्ड्स होता है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आप देखिए केमिकल्स प्रोसेसिंग प्लांट, जहां पे केमिकल्स को बनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है जो केमिकल्स वाला प्लांट है वहां पे जो भी काम करने का जो तरीका होगा, काम वहां पे जो हम लोग करेंगे, तो जाहिर सी बात है वहां पे ऑपरेशनल हैजर्ड ज्यादा मिलेगा, क्योंकि केमिकल्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार का आपका जो हैजर्ड्स है वो हमें जो है केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट में मिलता है, और वहां पे हम लोग जो है हैजॉब स्टडी करते हैं। हैजॉब के द्वारा वहां पे हम लोग जो भी खतरा है उसको आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। बट इसके साथ साथ ऑल्सो इसका इस्तेमाल जो है साथियों न्यूक्लियर प्लांट में, न्यूक्लियर प्लांट का मतलब होता है
है जहां पे नाभिकीय से बिजली बनाया जाता है। नाभिकीय से बिजली बनाने का मतलब है, जैसे आप सुने होंगे यूरेनियम 235, 238, यह क्या है आपका एक प्रकार का इसका इस्तेमाल जो है परमाणु बम बनाने में किया जाता है। लेकिन न्यूक्लियर से क्या होता है, बिजली भी उत्पादन का काम होता है, और इसका साझा जो है एग्रीमेंट जो है अमेरिका के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का है। तो वहां से न्यूक्लियर आता है अपने यहाँ, और इंडिया में न्यूक्लियर पावर स्टेशन के नाम भी आप सुने होंगे, जिसको नाभिकीय पावर स्टेशन के नाम से हिंदी में हम उसको जानते हैं। तो उस जगह पे भी जो है हैजॉब स्टडी हम लोग करते हैं। इसके साथ साथ जो भी आपका वाटर का सीवेज वाटर है, वाटर का सीवेज ट्रीटमेंट है, जहां पे जो भी नाला का जो गंदा पानी होता है, तो गंदा पानी को हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए बाहर के जो बड़े बड़े, जैसे आप दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए या पटना में भी देखिए, तो जगह जगह पे इसका ट्रीटमेंट प्लांट है। यानी कि जो भी आपका नाला का जो पानी है उसको ट्रीट करना है, उसमें से अशुद्धि को हटा देना है, तब जाके उस पानी को जो है उसको दूसरे तरफ फेंकना है ना। तो यहाँ पे भी जो है आपको पता है कि नाले का जो पानी होता है वो काफी जो है जहरीला होता है, और काफी ज्यादा उसमें गैसेस भी पाए जाते हैं, मीथेन गैस जो है उसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो वहां पे आपका क्या है कि हम लोग उसके प्लांट जो होते हैं जहां पे इसको किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब उसको शुद्ध किया जाता है, उस जगह पे भी जो है हैजॉब स्टडी होता है। तो हैजॉब स्टडी समझ लीजिए कि हैजॉब स्टडी क्या है, एक प्रकार का रिस्क कंट्रोल टेक्निक है, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है, जिसके इस्तेमाल से हम लोग इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी आपके कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल हैजार्ड्स हैं, यानी कि संचालित जो भी हम लोग कार्य वहां पे करते हैं, वहां पे जो भी हैजार्ड्स होते हैं ऑपरेशनल में, उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल हैजार्ड्स बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इंडस्ट्रीज ही क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अब जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज हो गया, न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज हो गया, वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्रीज हो गया, जहां पे सीवेज को हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये सब जो भी इंडस्ट्रीज है, ये क्या है, यहाँ पर रिस्क फैक्टर जो है काफी हाई होता है। इसीलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल हैजार्ड, यानी कि जो वहां पे हम लोग जो भी ऑपरेशन का काम करेंगे, संचालन का जो भी वहां पे हम लोग काम करते हैं, वहां पे हैजार्ड जो होता है वो काफी खतरनाक होता है, काफी जटिल होता है। इसीलिए उसको जो है कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल हैजार्ड्स वहां पे कहा गया है, और उसके फंक्शन में होता है, उसकी कार्यप्रणाली में होता है। इसलिए वहां पे हैजॉब स्टडी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपको यहाँ पे हैजॉब के बारे में समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन ही आप लोग सिर्फ समझिए, यहाँ पे आगे हम लोग इसके बारे में आगे जब पढ़ेंगे तो धीरे धीरे जो है सब समझ में आएगा। उसके बाद जो है आप देखिए यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजी है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड किसे कहते हैं, तो फर्स्ट एड जो है एक प्रकार का समझिए तो ट्रीटमेंट है। जब किसी व्यक्ति को इंजरी हो जाता है, किसी व्यक्ति को चोट लग जाता है, जल जाता है, छिल जाता है, तो उसे हम तुरंत जो ट्रीटमेंट देते हैं उसे फर्स्ट एड कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज इमीडिएट केयर, यानी कि तुरंत। इमीडिएट का मतलब क्या होता है, तुरंत। केयर मतलब उसके ऊपर ध्यान देना या ट्रीटमेंट करना, उसका उपचार करना। गिवन टू इल और इंजर्ड पर्सन, यानी कि तुरंत अगर कोई व्यक्ति इल हो गया है, बीमार हो गया है या इंजर्ड हो गया है, उसे तुरंत हम क्या करते हैं, एक्सीडेंट होने के बाद से अगर वो इंजर्ड हुआ है या इल हुआ है, तुरंत जो उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं उसे हम फर्स्ट एड के नाम से जानते हैं। बिफोर मेडिकल असिस्टेंस और डॉक्टर अराइव, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले उसे जो हम लोग या कोई मेडिकल असिस्टेंट उसको मिले, उसके पहले हम लोग जो उसको ट्रीटमेंट करते हैं उसे हम लोग फर्स्ट एड करते हैं। और कंपनी में है साथियों, इसके लिए फर्स्ट एडर रखे जाते हैं। फर्स्ट एडर का काम ही होता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो फर्स्ट एडर पहले उसको फर्स्ट एड देता है, उसके बाद जो है वो डॉक्टर के पास जाता है। तो फर्स्ट एड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मान लीजिए किसी का हार्ट अटैक किया, तो हार्ट अटैक करता है तो उस समय अगर फर्स्ट एड अगर तुरंत उसको हम देते हैं, कार्डिक मसाज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसका जो जीवन है वो बच जाता है। तो फर्स्ट एड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो फर्स्ट एड का मतलब समझ लीजिए कि इमीडिएट केयर गिवन टू ए विक्टिम्स आफ्टर एनी काइंड्स ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि एनी काइंड्स ऑफ एक्सीडेंट होने के बाद जो भी विक्टिम्स है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको जो हम लोग इमीडिएट केयर देते हैं तो उसे हम फर्स्ट एड के नाम से जानते हैं। उसके बाद आप देखिए एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स जो है समझिए तो एक बहुत बड़ा चैप्टर से सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको सिर्फ डेफिनेशन समझना होगा। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब होता है समावेश, है ना, बिटवीन वर्कर एंड देयर वर्क, यानी कि जहां पे वर्कर काम कर रहा है और किस प्रकार का काम कर रहा है उसकी जो हम लोग स्टडी करते हैं, इज कंसर्न विद द डिजाइन ऑफ वर्क प्लेस, यानी कि वो उसके वर्क प्लेस पे जहां पे वो काम कर रहा है वहां का डिजाइनिंग कैसा है, कैसे वो काम कर रहा है, किस प्रकार के वर्क इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहा है, किस प्रकार का वर्क मेथड वो यूज कर रहा है, उसकी जो हम लोग स्टडी करते हैं उसे हम क्या करते हैं, एर्गोनॉमिक्स करते हैं। अब स्टडी करने की जरूरत क्यों होती है, तो आपको मैं बताऊं कि गलत पोस्चर में अगर हम लोग काम करेंगे तो आपको पता है हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मल कीबोर्ड के ऊपर अगर हम लोग काम करते हैं तो वहां भी हमको जो है हाथ में जो है टिकलिंग, झंझनाहटपन जो है या हाथ सुन होना प्रॉब्लम हो जाता है। तो एर्गोनॉमिक्स जो है सिंपल आप समझिए कि एर्गोनॉमिक्स क्या है। तो एर्गोनॉमिक्स जो है हम लोग क्या करते हैं कि जिसके अंतर्गत वर्कर का और उसकी वर्क सराउंडिंग का, उसकी वर्क सराउंडिंग में चारों तरफ आ गया कि वहां पे वर्क प्लेस के डिजाइन कैसा है, वर्क इक्विपमेंट कैसा है और वर्क मेथड कैसा है, यानी कि एर्गोनॉमिक्स मींस स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन वर्कर्स एंड देयर वर्क सराउंडिंग इज कॉल्ड एर्गोनॉमिक्स, यानी कि वर्कर का वर्क क्या है और उसकी सराउंडिंग का जो हम लोग स्टडी करते हैं उसे एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। एर्गोनॉमिक्स जो है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है
और आज के डेट में कंपनी भी इसके ऊपर विशेष ध्यान दे रही है, क्योंकि अगर गलत तरीके से गलत पोस्चर में कोई व्यक्ति काम करता है लंबे समय तक तो उसको बहुत सारी प्रकार के नुकसान हो सकता है, उसको डिजीज हो सकती है, इलनेस हो सकता है, और वो व्यक्ति जब जाएगा कोर्ट में, जब केस करेगा तो वो व्यक्ति जो है केस जीतेगा और कंपनी के ऊपर मुकदमा हो सकता है, कंपनी को काफी ज्यादा मुआवजा देना पड़ सकता है। इसलिए कंपनी जो है एर्गोनॉमिक्स का यूज कर रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, यूके में एक हॉस्पिटल था जहां पे एक लेडीज काम करती थी, और वहां पे जो भी पेशेंट आते थे उसको क्या करती थी, स्ट्रेचर था वहां पे, लेकिन स्ट्रेचर पे लाद के नहीं लेके जाते थे वहां पे लोग। वो लेडीज जो थी वो काफी मतलब मजबूत थी, काफी स्ट्रांग थी। वो क्या करती थी, वो जो भी पेशेंट होते थे उनको मैनुअल हैंडलिंग कर लेती थी, उठा लेती थी और लेके जाती थी, लेके आती थी। तो ये काम तो कुछ सालों तक की। तो कोई भी काम हम लोग शुरुआती स्टेज में करते हैं, गलत पोस्चर में करते हैं तो दिक्कत नहीं होता है, लेकिन काफी लंबे समय तक अगर हम लोग करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो जब वो मैनुअल हैंडलिंग काफी लंबे समय तक की तो बाद में उसको आभास हुआ कि उसकी जो पीठ है यानी कि रीढ़ की जो हड्डी है उसमें उसको दर्द महसूस होने लगा, जिसे हम बोलते हैं बैक पेन। उसे बैक पेन हो गया। जब बैक पेन उसको जब हो गया तो वो डॉक्टर के पास गई इलाज के लिए। तो डॉक्टर जब उसका पूरा हिस्ट्री लिया, हिस्ट्री लेने का मतलब होता है उसकी पूरे काम के बारे में जब जानकारी लिया, तो जब ये बताई तो बोला कि आपको अब ये काम छोड़ना होगा, क्योंकि आप ये काम करेंगी तो जो है आपका जो है बैक पेन का जो प्रॉब्लम है वो कभी नहीं सॉल्व होगा। तो जो लेडीज थी, अब तो डॉक्टर ने मना कर दिया, अब लेडी क्या करे, तो लेडी ने क्या किया कि कोर्ट में गई और एफआईआर कंप्लेंट मतलब दर्ज कराई कंपनी के खिलाफ। तो जब इसका पूरा जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, खोजबीन हुआ, जब पूरा प्रूफ हुआ, तो उसके बाद जो रिजल्ट हुआ ये हुआ कि जो आपके जो रिजल्ट हुआ वो ये हुआ कि उस लेडीज को कंपनी के द्वारा उसको लाइफ टाइम सैलरी देना, उसको मुआवजा देना, उसका पूरा ट्रीटमेंट कराना, उसका पूरा केयर करना, और इसके साथ साथ उसका मतलब जो भी उस समय काफी हेवी अमाउंट जो है हुआ था, जो उसको कंपनसेशन के रूप में उसको देना था, और इसके साथ साथ लाइफ टाइम उसकी जो सैलरी थी वो सैलरी उसको कोर्ट ने ऑर्डर किया तो सारा पैसा आपको देना है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो मतलब नर्सिंग होम के जो मालिक थे उनकी ड्यूटी यहाँ पे ये बनती थी कि ये जब वो गलती करती थी तो उनको मना करना चाहिए था। यानी कि ड्यूटी ऑफ केयर, यानी कि जो एम्प्लॉयर होता है, जो कंपनी का मालिक होता है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि कंपनी में काम करने वाले लोगों का केयर करे। तो ड्यूटी ऑफ केयर जो है वो उसमें वो ब्रीच हुआ, यानी कि नेग्लायंस हुआ, उसमें वो सक्सेस नहीं हुआ, उस पर ध्यान नहीं दिया, इसी का खमियाजा उसको भुगतना पड़ा और उसको इतनी सारी पेनल्टी देनी पड़ी। क्योंकि उसके नर्सिंग होम में स्ट्रेचर था, अगर वो फोर्स किया होता तो स्ट्रेचर का यूज करती, उसने भी छोड़ दिया। ये तो गलती कर ही रही थी, लेकिन वो भी तो गलती था, उसको बताना चाहिए था, मना करना चाहिए था। तो वही गलती जो है उसके ऊपर भारी पड़ा, जिसकी वजह से उसको उतना ज्यादा मुआवजा देना पड़ा। तो इस तरह से एर्गोनॉमिक्स जो है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप लोग आगे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे जो है हम लोग सभी लोग जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तो आप लोग पहला मॉड्यूल है, इसलिए धीरे धीरे आगे पढ़िए और समझते जाइए। इसके बाद और भी कुछ बेसिक डेफिनेशन है, उसको देखिए। जैसे यहाँ पे है वर्क एट हाइट, यानी कि वर्क एट हाइट क्या है, तो एनी वर्क अबव 1.8 मीटर फ्रॉम ग्राउंड इज कॉल्ड वर्क एट हाइट। यानी कि कोई भी आप काम करते हैं साथियों, यानी कि एनी वर्क मतलब कोई भी वर्क, हाइट मतलब होता है ऊंचाई, 1.8 मीटर, यानी कि एक 1.8 मीटर अगर हाइट पे अगर आप ऊपर काम करते हैं तो उसे वर्क एट हाइट माना जाता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड का मतलब होता क्या है, पूरा संकीर्ण, पूरा मतलब समझिए कि एक ऐसा जगह जो चारों तरफ से जो है समझिए कि काफी पैक है, वहां आने जाने का रास्ता बहुत कम है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी है, वहां पे लाइट की कमी है, वहां पे वेंटिलेशन नहीं है, और वहां पे हो सकता है कि टॉक्सिक गैसेस भी अवेलेबल हो। तो उस प्रकार के प्लेस को हम लोग कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। ठीक है। तो कन्फाइंड स्पेस इज ए प्लेस, यानी कि कन्फाइंड स्पेस क्या है, एक प्रकार का जगह है which is substantially close, यानी कि चारों तरफ से क्लोज नहीं होता है, लेकिन लगभग लगभग ये क्लोज होता है। थ्रू नॉट ऑलवेज इंटायरली, यानी कि चारों तरफ से क्लोज नहीं होता है, लेकिन वो मिला जुला के जो है काफी कंजेस्टेड जगह होता है। एंड वेयर सीरियस इंजुरीज कैन ऑकर फ्रॉम हैजार्डियस सब्सटेंसेस, यानी कि वहां पे सीरियस इंजुरी होने की संभावना हो हैजार्डियस सब्सटेंसेस से, या और कंडीशन, या फिर ऐसा कंडीशन हो विद इन द स्पेस और नियर बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऐसा कंडीशन हो कि वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो, वहां पे टॉक्सिक गैसेस अवेलेबल हो, आने जाने का रास्ता बहुत कम हो, संकीर्ण हो। तो इस प्रकार के एरिया को साथियों हम लोग कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। कन्फाइंड स्पेस का मतलब ही समझ जाइए, एनी इनक्लोज्ड स्पेस लिमिटेड मीन्स ऑफ एक्सेस, यानी कि जगह जो है पूरा मतलब बंद तो नहीं है, लेकिन पूरा रूप से इनक्लोज नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ हो, और वहां पे लिमिटेड मीन्स ऑफ एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है प्रवेश मार्ग। मैं आपको साथियों यहाँ पे बताऊं, एक्सेस, एक्सेस और सेस, ये तीनों चीज अलग अलग है। ACCESS, इसका मतलब होता है एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है प्रवेश मार्ग, है ना। तो यहाँ पे प्रवेश मार्ग का हम सेंस में लेंगे। ठीक है। और एक होता है ASSESS, इसे बोलते हैं हम आसेस, आसेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना। और एक होता है एक्सेस, EXCESS, जिसको हम लोग कहते हैं अत्यधिक, काफी ज्यादा।
तो यहाँ पे एक्सेस जो है, एक्सेस का मतलब होता है प्रवेश मार्ग, यानी कि कन्फाइंड स्पेस मींस लिमिटेड मींस ऑफ एक्सेस एंड देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, वेंटिलेशन, मे बी टॉक्सिक गैसेस अवेलेबल देयर, सो सच टाइप्स ऑफ प्लेस यू कैन से दैट कन्फाइंड स्पेस। तो इस प्रकार के जगह को साथियों हम लोग कन्फाइंड स्पेस के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी हम लोग को आगे पढ़ना है। उसके बाद आप देखिए एक्सावेशन। एक्सावेशन का मतलब होता है खुदाई, यानी कि मेकिंग, मार्किंग। मार्किंग का मतलब होता है, आपको पता है, मार्क करना, निशान लगाना। मार्किंग ए होल और टनल। टनल का मतलब होता है सुरंग बनाना। सुरंग जो होता है ना, पृथ्वी के अंदर जो मार्ग हम लोग बनाते हैं उसे टनल कहते हैं। तो जो भी हम होल करते हैं या टनल करते हैं बाय डिगिंग। डिगिंग का मतलब होता है खुदाई करना। ग्राउंड का मतलब होता है सतह। बाय मैन और मशीन इज कॉल्ड एक्सावेशन। यानी कि एक्सावेशन का मतलब होता है हम मार्किंग करके जो भी होल बनाते हैं ग्राउंड पे, खुदाई करके मशीन के द्वारा या फिर मैन के द्वारा, उसे हम एक्सावेशन करते हैं। यानी कि मार्किंग ए होल और टनल बाय डिगिंग द ग्राउंड बाय मैन और मशीन इज कॉल्ड एक्सावेशन। यानी कि मैन और मशीन के द्वारा जो खुदाई, जो डिगिंग करते हैं, हम खुदाई करते हैं ग्राउंड की, उसे हम क्या कहते हैं, खुदाई करके होल बनाते हैं, टनल बनाते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एक्सावेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी डेफिनेशन आप लोग समझ गए। इसके बाद हम लोग जो है और कुछ बेसिक डेफिनेशन को देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए स्काफोल्ड। स्काफोल्ड क्या है, ठीक है। तो स्काफोल्ड का मतलब समझ लीजिए सिंपल भाषा में भाड़ा। जो जैसे आप अपना घर बनाते हैं, तो घर बनाते हैं, जब हाइट पे काम जब हो जाता है तो क्या करते हैं, बांस का भाड़ा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो उसी को हम लोग इंग्लिश में जो है कंपनी में उसको स्काफोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो स्काफोल्डिंग क्या है, इट इज ए टेम्पोररी प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्टेड फॉर सपोर्टिंग बोथ मैन एंड मटेरियल एंड वर्किंग सेफली एट कंस्ट्रक्शन साइट। यानी कि जो भी आपका स्काफोल्डिंग है एक प्रकार का टेम्पोररी प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है जगह, काम करने का एक प्लेटफॉर्म है, जगह है। इसको बनाया जाता है कंस्ट्रक्टेड फॉर सपोर्टिंग बोथ मैन एंड मटेरियल, यानी कि मैन भी उसके ऊपर खड़े होकर काम कर सकते हो और कुछ मटेरियल भी उससे रखा जा सकता हो। एंड वर्किंग सेफली एट कंस्ट्रक्शन साइट, ताकि कंस्ट्रक्शन साइट पे जो है सुरक्षित तरीके से काम किया जा सके, है ना। तो स्कैफोल्डिंग जो है एक प्रकार का टेम्पोररी जो है एलिवेटेड का मतलब होता है उठा हुआ, है ना, प्लेटफॉर्म है। क्योंकि ये हाइट के ऊपर होता है, जब हाइट के ऊपर आपको 4 फीट से ऊपर जब काम करना होता है तो वहां पे आप क्या करते हैं, स्कैफोल्डिंग का निर्माण करते हैं, स्कैफोल्डिंग बनाते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या है, टेम्पोररी एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर आप खड़े होकर आप काम कर सकते हैं, आप वहां मटेरियल रख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। उसके बाद आप देखिए वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ मेटल, यानी कि जो प्रक्रिया है मेटल को आपस में ज्वाइन करने का, जोड़ने का, आइदर बाय इलेक्ट्रिकल और बाय गैस, या फिर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप उसको जोड़ने का काम करें या गैस वेल्डिंग के थ्रू काम करें, उसे हम क्या कहते हैं, वेल्डिंग कहते हैं। यानी कि वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम लोग मेटल को आपस में ज्वाइन करने का काम करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक से करें या गैस से करें, उसे हम क्या कहते हैं, वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए गैस कटिंग। गैस कटिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग मेटल बाय यूजिंग ऑक्सीजन एंड कंबस्टेबल गैसेस इज कॉल्ड गैस कटिंग। यानी कि गैस कटिंग क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम लोग मेटल को कट करने का काम करते हैं, चाहे ऑक्सीजन का हेल्प से या फिर कंबस्टेबल गैस के हेल्प से, उसे हम क्या कहते हैं, गैस कटिंग कहते हैं। यानी कि गैस कटिंग एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम लोग मेटल को काटने का काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गैस कटिंग कहते हैं। अभी हम लोग देखते हैं मैनुअल हैंडलिंग। मैनुअल हैंडलिंग क्या है, मैनुअल का मतलब होता है जिसमें हम लोग अपने हाथों से कोई काम करते हैं उसे मैनुअल करते हैं, और हैंडलिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना, कैरी करना। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं मैनुअल हैंडलिंग क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग, यानी कि जो लिफ्टिंग करने की प्रक्रिया है, लिफ्टिंग का मतलब होता है उठाना, है ना, कैरिंग का मतलब होता है ले जाना, और स्टैकिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, मटेरियल का मतलब होता है सामग्री, मैन का मतलब होता है आदमी, इज कॉल्ड मैनुअल हैंडलिंग। यानी कि मैनुअल हैंडलिंग क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी मटेरियल को हम क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, कैरिंग करते हैं, उसके बाद उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, और स्टैकिंग का मतलब होता है उसको इकट्ठा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मैनुअल हैंडलिंग कहते हैं, बाय द मैन। यानी कि मैनुअल हैंडलिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग, यानी कि लिफ्ट करने का, कैरिंग करने का, ले जाने का, इकट्ठा करने का, मटेरियल का जो प्रोसेस है मैन के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, मैनुअल हैंडलिंग कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग क्या है, तो हाउसकीपिंग मींस नॉट ओनली क्लीननेस, यानी कि हाउसकीपिंग का मतलब यही नहीं हुआ कि सिर्फ साफ सफाई आप करवा दिए, इंडस्ट्रीज में साफ सफाई बनी है तो ये हाउसकीपिंग हो गया। इसका मतलब सिर्फ क्लीननेस से रिलेटेड नहीं है, बट ऑल्सो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ऑपरेशन, यानी कि आपका सिर्फ साफ सफाई ही क्लीननेस नहीं होना, मतलब क्लीननेस का मतलब होता है साफ सफाई। यानी कि हाउसकीपिंग का मतलब आप ये नहीं समझिए कि सिर्फ कंपनी में साफ सफाई हो बस हो गया। हाउसकीपिंग का मतलब ये भी होता है कि हर सामान जो है, हर ऑपरेशन जो है, उसका जो है एक सिस्टमेटिकली जो अरेंजमेंट हो, उसी अरेंजमेंट के थ्रू वो चले।
उसी को हम जो है हाउसकीपिंग कहते हैं, है ना। जो भी काम है वो एकदम सिस्टमैटिक चले, जो भी टूल्स है उसका जो जगह रखना चाहिए उस जगह पे हो रहा है, या इक्विपमेंट जो भी हो, या जो भी स्टोरेज फैसिलिटी हो, यानी कि स्टोरेज का मतलब इकट्ठा करने का जो भी आप रखते हैं, जो भी टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, जो भी सामान है उसको आप स्टोर करके रखते हैं जो सप्लायर के थ्रू द्वारा आपके पास आता है, तो उन सभी चीजों को ऑर्डरली अरेंजमेंट करना है ताकि आसानी से वो मिल जाए और आसानी से वो दिख जाए, तो इसे हम जो है हाउसकीपिंग कहते हैं। यानी कि एवरीथिंग मस्ट बी प्लेस ऑन दैट सुटेबल पोजीशन एंड नीट एंड क्लीन ऑल द एरिया इज कॉल्ड हाउसकीपिंग। उसे हम क्या कहते हैं, हाउसकीपिंग कहते हैं। हाउसकीपिंग का मतलब आप सिर्फ यही नहीं समझेंगे कि सिर्फ साफ सफाई हो गया हाउसकीपिंग हो गया। हाउसकीपिंग का मतलब है कि हर चीज सिस्टमेटिकली तरीके से हो, चाहे वो चला टूल्स हो, चाहे इक्विपमेंट हो, चाहे कोई भी चीज हो, तभी जाके वो हाउसकीपिंग होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है, तो इट इज एन इक्विपमेंट्स, या एक प्रकार का इक्विपमेंट्स है यूज टू प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम हैजर्ड्स, है ना। यानी कि पीपीई जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं, एक प्रकार का इक्विपमेंट्स है जिससे पर्सन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यानी कि पीपीई आपको खतरा से आपको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। सच एज, जैसे मान लीजिए कि डस्ट काफी उड़ रहा है तो वहां पे आप मास्क लगा सकते हैं, डट है, काफी गंदगी है तो पूरा ड्रेस पहन सकते हैं, फ्यूम्स है तो वहां भी आप फेस शील्ड लगा सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं, है ना। स्पार्क से बचने के लिए बिल्डिंग शील्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, इसके बारे में आप लोग को आगे डिटेल में पढ़ना है। पीपीई का मतलब समझ लीजिए, एक प्रकार का इक्विपमेंट है। जैसे मान लीजिए कि आपका हेलमेट हो गया, आपका चश्मा हो गया, ये सब क्या है, ये इक्विपमेंट्स है जिसको पीपीई बोलते हैं। ये सब अगर आप लगाते हैं तो क्या होगा, आपके सर पे कुछ अगर गिरेगा तो हेलमेट रहेगा तो आपको क्या करेगा, सर को इंजर्ड होने से बचा लेगा। तो पीपीई क्या है, आपको बचाता है। उसी तरह से मास्क लगाते हैं तो आपके अंदर डस्ट नहीं जाएगा, या और भी बहुत सारे प्रकार के जो बैक्टीरिया है वो आपके अंदर नहीं जाएंगे। तो जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का मतलब समझ लीजिए, एक ऐसा इक्विपमेंट जो हमारी खुद की रक्षा करे उसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं। इसके साथ साथ इट इज द बैरियर बिटवीन हैजर्ड एंड पर्सन। ये हैजर्ड एंड पर्सन के बीच में क्या है, एक बैरियर का काम करता है। अब कैसे बैरियर का काम करता है, सपोज करिए कि आप हेलमेट पहने हुए हैं, ऊपर से कोई पत्थर का टुकड़ा आया और आके आपके सर पे गिर गया, और जब हेलमेट होगा तो उससे टकराएगा और बाहर चला जाएगा। वही अगर हेलमेट नहीं होता तो सर को आपको फोड़ देता, इवन हो सकता है डेथ भी हो जाती। तो आपका जो सर हो गया वो क्या हो गया, यानी कि पर्सन हो गया, और हैजर्ड हो गया वो क्या हो गया, आपका वो कंकड़ हो गया, और बीच में आपका हेलमेट हो गया। तो हेलमेट क्या हो गया, बैरियर हो गया। इसीलिए कहा गया है इट इज द बैरियर बिटवीन हैजर्ड एंड पर्सन। यानी कि हैजर्ड स्टोन हो गया, पर्सन यानी कि आपका जो सर हो गया वो आप पर्सन में आ गए, हैजर्ड जो है आपका पत्थर हो गया, और बीच में आप जो हेलमेट लगाए हैं वो हेलमेट क्या किया, बैरियर का काम किया। अगर हेलमेट नहीं रहता तो हो सकता था आपको इंजरी होती, चोट लगता, इवन डेथ भी हो सकता था, डिपेंड करता है उसकी पोटेंशियल कितना है। ठीक है, तो ये आप समझ गए यहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होता है। इसके बाद जो है हम लोग कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्राइंडर। ग्राइंडर क्या होता है, ग्राइंडर का नाम आप लोग सुने होंगे अक्सर। ग्राइंडर जो होता है, जो घिसने वाला जो होता है, जहां पे हम लोग घिसाई वसाई का काम करते हैं, उसे ग्राइंडर कहते हैं। तो ग्राइंडर क्या है, ग्राइंडर इज ए पोर्टेबल मशीन। पोर्टेबल मशीन का मतलब होता है जिसको एक स्थान से दूसरे जगह पे हम लेके जा सकते हैं, उसे पोर्टेबल कहते हैं। विथ ए व्हील गार्ड, है ना, उसमें व्हील गार्ड लगा, जो व्हील रहता है चक्का की तरह, उसके ऊपर गार्ड लगा रहता है, व्हील गार्ड, इन पोजीशन टू रिड्यूस द डेंजर। यानी कि ग्राइंडर क्या है, एक प्रकार का मशीन है जिसमें ऊपर व्हील गार्ड भी लगा रहता है, ताकि व्हील के ऊपर गार्ड इसलिए लगा रहता है ताकि कोई व्यक्ति उस व्हील के, यानी कि व्हील का मतलब क्या होता है, पहिया, उस पहिए के चपेट में ना आए, क्योंकि जो उसका व्हील होता है काफी तेजी के साथ चलता है, अगर उसके बीच में कोई चपेट में आएगा तो खतरा हो सकता है, इसीलिए उसके ऊपर गार्ड लगाया जाता है। तो ग्राइंडर क्या है, एक प्रकार की पोर्टेबल मशीन है। उसी तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं क्रेन। क्रेन क्या है, तो क्रेन जो है एक टॉल मशीन, यानी कि काफी टॉल मशीन होता है, लंबी मशीन होती है, यूज फॉर मूविंग हेवी ऑब्जेक्ट। यानी कि काफी हेवी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, बाय सस्पेंडिंग। सस्पेंडिंग का मतलब होता है लटकाना, और लटका के उसको जो है देम फॉरम प्रोजेक्टिंग आर्म विथ हुक। उसमें क्या होता है, आर्म लगता रहता है, हुक रहता है, उसमें फंसा दिया जाता है, और फंसा के जहां पे उसको रखना रहता है वहां पे उसको रखा जाता है। आप सिंपल सोचिए, जैसे आप लोग देखते हैं बड़ा बड़ा ब्रिज टावर बनता है, तो देखते हैं टावर का बहुत सारा जो पार्ट्स होता है उस ब्रिज का, वो पहले से ही बन के वहां पे रहता है, उसको सिर्फ वहां पे प्रोजेक्टिंग करना रहता है, यानी कि वहां पे ले जाके रखना रहता है। तो क्या वो आदमी किससे जाएगा, नहीं जाएगा। तो आप लोग जहां भी आप देखिएगा पुल वगैरह बनता है या रोड वगैरह, जो आप देखिए अभी अपने आसपास रोड बन रहा है, और वहां पे रोड के ऊपर ऊपर अगर पुल बनाना पड़ रहा है, तो वहां पे देखिएगा क्रेन के द्वारा जो भी आपका वहां पे जो मटेरियल्स होता है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है, उसको काफी भारी होता है, तो उसको क्रेन के द्वारा हम लोग उसको उठाते हैं और उठा के ले जाके जो है जहां पे उसको रखना होता है उसको रखा जाता है। तो यह काम क्रेन का होता है, क्योंकि आदमी से उतना भारी नहीं उठ सकता है। ठीक है, तो इसे हम क्रेन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका है फ्रॉक लिफ्ट ट्रक। फ्रॉक लिफ्ट ट्रक क्या है, द फ्रॉक लिफ्ट ट्रक आर डिजाइन टू हैंडल हेवी लोड। फ्रॉक लिफ्ट ट्रक जो होता है, अब जैसे मान लीजिए कि आपकी जो कंपनी है वो काफी बड़ी है, अब उसमें मान लीजिए कि जो भी लोड है उसको उठा के और आपको 0.5 किलोमीटर इधर उधर आपको रखना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, फ्रॉक लिफ्ट ट्रक का आप इस्तेमाल करेंगे। वहां उस पे आप जो भी सामान है, हैवी लोड है, उसके ऊपर डालेंगे और वो गाड़ी की तरह है, वो चलता जाता है, और जहां आपको रखना है जाके आप रख देंगे, तो उसे फ्रॉक लिफ्ट ट्रक कहते हैं। आगे जो है सभी का जो है इमेज और पिक्चर आप लोगों को मिलेगा, फिर आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है,
मिलेगा, फिर आप लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है कुछ और बेसिक डेफिनेशन को देखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है? तो एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया, है ना। तो एटीट्यूड में बी डिस्क्राइब एज कंटिन्यूअस बिहेवियर, यानी कि जो आपका कंटिन्यूअस बिहेवियर होता है वही साथियों क्या होता है, आपका एटीट्यूड बनता है, आपका नजरिया बनता है। इफ मैन बिहेवियर इज गुड, अगर किसी आदमी का बिहेवियर जो है अच्छा है, देन हिज एक्शन विल बी आइदर करेक्ट और सेफ, तो उसका जो भी एक्शन होगा वो सेफ होगा और सुरक्षित होगा। जो एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड जो पर डे आपका जो बिहेवियर होता है, पर डे आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, पर डे आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है वही आपको साथियों वही आपका बिहेवियर का निर्माण करता है। अगर पर डे एक्सपीरियंस आपको गड़बड़ मिलेगा, पर डे अगर आपको नेगेटिव न्यूज मिलेगा, पर डे अगर आप निराश रहेंगे, पर डे अगर आप हताश रहेंगे, तो आपका एटीट्यूड भी वैसे ही डेवलप होगा। तो एटीट्यूड जो है वो बनता है आपके पर डे का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के ऊपर जो है आपका जो है एटीट्यूड जो है वो डेवलप होता है और बनता है साथियों। एटीट्यूड ऐसा नहीं है कि एकाएक जो है हुआ और एकाएक बन गया। जो भी आप पर डे जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी आपको एक्सपीरियंस जो है पर डे मिलता है, उसी से आपका एटीट्यूड बनता है। अगर पॉजिटिव स्टोरी आप सुनेंगे तो आपका जो एटीट्यूड होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, तो सिंपल समझ लीजिए कि एटीट्यूड इज द रिजल्ट ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज, यानी कि जो एटीट्यूड है वो हमारा डे टू डे जो एक्टिविटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने एटीट्यूड को चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज योर एक्सपीरियंस, देन यू कैन चेंज योर एटीट्यूड। जो भी आपका पर डे आपको एक्सपीरियंस जो मिलता है उसको अगर आप चेंज करते हैं तो आप अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं इमरजेंसी प्लानिंग के बारे में जानते हैं। इमरजेंसी प्लानिंग क्या है? इमरजेंसी का मतलब आपको पता ही है, आपातकालीन। प्लानिंग का मतलब होता है योजना, यानी कि इमरजेंसी प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज ए कंट्रोल मेजर्स, यानी कि इमरजेंसी प्लानिंग जो है साथियों एक प्रकार का कंट्रोल मेजर्स है, यानी कि पहले से ही प्लान करके बैठा हुआ रहता है किसी प्रकार का सिचुएशंस अगर आए तो उसको कैसे हम हैंडल करेंगे। तो क्या हो गया? एक कंट्रोल मेजर्स हो गया, है ना। इट कैन कंट्रोल द एक्सीडेंट, सेफ गार्ड ऑफ पीपल एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मीडिया। अगर आपके पास इमरजेंसी प्लानिंग है तो आप जो है क्या कर सकते हैं? उस एक्सीडेंट को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, आप लोगों को बचा सकते हैं और मीडिया को भी जानकारी दे सकते हैं। सपोज करिए कि आप जिस साइट पे काम कर रहे हैं और उस साइट पे अचानक जो है आग लग गया। अगर आपके पास इमरजेंसी प्लानिंग है तो आप जो है उसके लिए प्लानिंग, अगर इमरजेंसी है आपके पास तो आप तुरंत उसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे। कहां से कैसे कैसे लोगों को भगाना है, निकालना है, किधर लेके जाना है, किधर बचाना है, क्या करना है, कौन कौन से व्यक्ति उसमें शामिल होंगे, ये तुरंत जो है एक्टिवेट हो जाएगा। और मीडिया को क्या बताना है उसके लिए भी कोई आदमी ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या है? इमरजेंसी प्लानिंग है। तो इमरजेंसी प्लानिंग अगर आपके पास होगी तो आप जो है क्या होंगे? एक्सीडेंट से बचेंगे, सेफगार्ड रहेंगे और आप इंफॉर्मेशन भी बता सकते हैं। सिंपल सोचिए आपके फैमिली के बारे में। इमरजेंसी प्लानिंग अगर आप अपने फैमिली में करते हैं तो आप वहां भी जो है काफी हद तक आप सेफ हो सकते हैं। सपोज करिए कि भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, मान लीजिए कि कोई बीमारी ही काफी अचानक, चूंकि बीमारी तो एकाएक होती है, अचानक हो गई और उस समय आपने इमरजेंसी प्लानिंग नहीं किया है, तो फिर उस समय तो आपको दिक्कत हो जाएगा, फंड के लिए रिसोर्स आपके पास नहीं होगा, आप ट्रीटमेंट सही से नहीं करा पाएंगे। तो इमरजेंसी प्लानिंग वहां भी आपके लिए जरूरी है कि आप एक बजट बना लीजिए, आप एक एलोकेशन कर लीजिए और एक प्लान बना के रख लीजिए कि इतना पैसा जो है हमें इमरजेंसी के लिए रखना है कि किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती है तो उस पैसे का इस्तेमाल जो है ट्रीटमेंट के लिए किया जा सके। तो साथियों वहां भी आपके घर में भी जो है इमरजेंसी प्लानिंग हो सकती है। ठीक है, तो इमरजेंसी प्लानिंग क्या है? तो एक प्रकार का क्या है? कंट्रोल मेजर्स है। कंट्रोल मेजर्स इसलिए है क्योंकि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को ये नियंत्रण करने का काम करता है, इसलिए क्या है? कंट्रोल मेजर्स है। ठीक है, ये क्या क्या कंट्रोल कर सकता है? तो एक्सीडेंट को कंट्रोल कर सकता है, उसे मतलब एक्सीडेंट में जो लॉसेस होने वाले होंगे उसको कंट्रोल करेगा। इसके साथ साथ सेफ गार्ड ऑफ पीपुल, यानी कि जो भी लोग हैं उनको सुरक्षित रखेगा, एंड जो भी इंफॉर्मेशन देना है, आदान प्रदान करना है, वो भी इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। ठीक है, उसी तरह से देखते हैं जो गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, उसके पास भी इमरजेंसी प्लानिंग होता है। यानी कि कहीं पे अगर देखते हैं कि फ्लड आ गया, कहीं पे भूकंप आ गया, तो तुरंत जो देखते हैं तुरंत वहां पे सहायता पहुंच जाता है। इसलिए पहुंचता है क्योंकि ऑलरेडी पहले से वहां के लिए इमरजेंसी प्लानिंग की गई होती है। कैसे जाना है, कैसे नियंत्रण करना है, कौन कौन से लोग जाएंगे, कौन कौन से लोग लगेंगे वहां पे, कौन कौन से लोग हैं जो कम्युनिकेशन सिस्टम में लगेंगे, कौन कौन से लोग होंगे जो मीडिया से बात करेंगे और कौन कौन से लोग होंगे जो गवर्नमेंट अधिकारी के साथ भी कम्युनिकेट करेंगे। तो ये पूरा प्लानिंग जो है पहले से ही बना हुआ रहता है। इसलिए साथियों इसका जो नाम है इमरजेंसी प्लानिंग के रूप में हम इसे जानते हैं। अभी हम लोग देखेंगे एलईएल यूईएल, यानी कि ये एलईएल क्या होता है, यूईएल क्या होता है। तो इसका पूरा नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेंशन किया हुआ है लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, और यूईएल का फुल फॉर्म होता है अपर एक्सप्लोसिव लिमिट। आप यहाँ पे बिल्कुल आप लोग बेसिक समझें, क्योंकि आगे मॉड्यूल में आपको डिटेल इसके बारे में मिलेगा जानकारी। अब एलईएल समझिए, यानी कि एलईएल का मतलब होता है लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, यानी कि द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ए पार्टिकुलर कंबस्टेबल गैसेज, यानी कि कंबस्टेबल गैसेस का जो कंसंट्रेशन है, जो उसकी मात्रा है, जो उसकी क्वांटिटी है, और वेपर नेसेसरी टू सपोर्ट इट्स कंबशन इन एयर इज डिफाइंड एज LEL फॉर दैट गैसेज।
यानी कहने का मतलब है कि कंबस्टेबल गैस जो है उसकी मात्रा जो है एयर में जो है इतनी कम रहे जितने में क्या हो कि वो वहां पे फायर हो जाए, जब वो चपेट में आए, जब इग्निशन चपेट में आए तो वहां पे क्या हो, फायर हो जाए, तो उसे जो है हम क्या कहेंगे, उसका LEL कहेंगे, यानी कि लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट। उसी तरह से जो आपका UEL है, अपर एक्सप्लोसिव लिमिट, इसका मतलब होता है कि द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ए पार्टिकुलर कंबस्टेबल गैसेस और वेपर दैट विल बर्न इन एयर इज डिफाइंड एज UEL। यानी कि एक तो मिनिमम हो गया कि मिनिमम कम से कम इतना रहेगा तभी आपका फायर होगा, दूसरा जो है मैक्सिमम वो कितना रहेगा कि उसमें आग लग सकता है। तो ये किसी भी कंबस्टेबल गैस का LEL भी होता है, UEL भी होता है। LEL का मतलब होता है कि इतना कम से कम हो, कितनी कम मात्रा में हो कि वो जब इग्निशन के सोर्स में जब आए, जब उसके चपेट में आए तो फायर लग जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, LEL कहेंगे। और कितना मैक्सिमम रहे कि वो आग लगे, क्योंकि एक लेवल से जब कम हो जाएगा तो भी फायर नहीं होता है, और जब लेवल से जब ज्यादा मात्रा हो जाएगा साथियों तभी फायर नहीं होता है। तो इसके बारे में जो है हम लोग अभी डिटेल में जो है इस डायग्राम से जो है पूरा आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे उसी के बारे में। जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है एग्जांपल मीथेन के बारे में, है ना। यानी कि मीथेन जो है इसका जो LEL होता है वो 5% होता है, और ये जो भी कंपनी बनाती है ना, वो हर जो भी आपका गैसेस है या वेपर्स है, उन सबका क्या होता है, LEL और UEL जो है पहले से फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि इसको हम लोग क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। यानी कि जैसे मीथेन है उसका जो LEL है, लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट है, वो 5% है, और जो इसका मतलब कि 5% अगर ये एयर में आता है तो फायर जो है हो सकता है, और जो अपर एक्सप्लोसिव लिमिट है वो 17% है। यानी कि 17% मात्रा तक अगर वो एयर में आता है तो फायर होने की संभावना होती है। उससे ज्यादा होगा तो फायर नहीं होगा, और 5% से कम होगा तो भी नहीं होगा। तो आप यहाँ पे समझने की आप इसको कोशिश करें। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम में जो है बहुत ही विस्तृत तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। डायग्राम आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका जो है एक रेंज यहाँ पे जो है दिखाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो रेंज है यहाँ 5% से लेके 17% के जो बीच में है, इसको जो है हम लोग एक्सप्लोसिव रेंज कहते हैं। यानी कि इसी रेंज में अगर रहेगा ये एयर में इसकी मात्रा, तभी जाके जो है फायर हो सकता है। अगर इससे कम हो या इससे ज्यादा हो तो उस कंडीशन में जो है फायर होने की जो चांसेस होती है वो खत्म हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि फायर नहीं होता है। यानी कि जो आपका मीथेन है उसकी मात्रा अगर एयर में 5% से लेकर 17% के अगर बीच में होगी तभी फायर होगा, अदरवाइज क्या होगा साथियों कि फायर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट से भी कम हो जाएगा और जो उसका अपर एक्सप्लोसिव लिमिट है उससे ज्यादा हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में क्या होता है कि फायर नहीं हो सकता है। अब फायर क्यों नहीं हो सकता है ये मैं आपको बताऊंगा कि फायर क्यों नहीं होता है। अब यहाँ पे जैसे आप इसको देख रहे हैं, ये तो आप समझ गए कि एक्सप्लोसिव रेंज जो है उसका 5% से लेकर 17% के बीच है। ये आपका एक्सप्लोसिव रेंज है, यानी कि इसमें जो है फायर हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5% इसका LEL है और 17% इसका UEL है। तो अपर एक्सप्लोसिव लिमिट और लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट के बीच में अगर आता है तभी जाके आपका जो है फायर होता है। अगर उसके नीचे है, जैसे मान लीजिए कि 5 से नीचे यहाँ पे 0% वॉल्यूम किया गया, यहाँ पे 2.5% वॉल्यूम किया गया, तो ये आपका नॉन एक्सप्लोसिव है, यानी कि टू लीन है, बहुत ही कम है। यानी कि इतनी मात्रा में जो है फायर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फायर होने के लिए जो कहें तो यहाँ पे जो इसका जो फ्यूल सोर्स है, यानी कि जो आग लगने का, जैसे आप एयर में जो मीथेन है उसकी मात्रा अगर 5% होगा तब जाके वो फायर होगा। तो यानी कि मीथेन जो है आप समझिए कि फ्यूल का काम यहाँ पे कर रहा है, तो फ्यूल की मात्रा 5% होगा तभी जाके होगा। तो यहाँ पे जो फ्यूल की मात्रा है वो 5% नहीं हो रही है, यहाँ पे 2.5% हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो फायर जो है वहां पे नहीं पकड़ सकता है। तो पहला कंडीशन ये समझे कि कम होगा तो क्यों नहीं पकड़ेगा, और ज्यादा होगा तो क्यों नहीं पकड़ेगा। 17% से लेके अगर 100% तक अगर हो जाता है तो यहाँ पे ये आपका साथियों नॉन एक्सप्लोसिव रेंज में आता है, और ये टू रीच हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक रूम है और रूम में आप क्या करते हैं कि मीथेन गैस जो भी है उसको छोड़ते हैं, तो जब आप इसकी मात्रा 5% से लेकर 17% के बीच में जब होगा तो उसमें आग पकड़ेगा। लेकिन जब आप उसकी मात्रा 2.5% 3% रखते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि रूम में अगर आप इग्निशन सोर्स भी लेके आएंगे, कुछ जलाएंगे भी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि फ्यूल सोर्स बहुत ही कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मीथेन की मात्रा कम होगी तो आपका क्या होगा, फायर नहीं पकड़ेगा। वही दूसरा कंडीशन जो है, अगर मान लीजिए कि रूम में मीथेन की जो मात्रा है काफी ज्यादा हो जाता है, मान लीजिए कि 50% हो गया, 60% हो गया, तो आप लोग के दिमाग में आता होगा सर मात्रा तो ज्यादा हो गया तो फायर तो भयानक होना चाहिए। तो यहाँ पे फायर इसलिए नहीं लगेगा साथियों, क्योंकि जब मीथेन गैस की जब मात्रा बढ़ेगी तो उस कंडीशन में जो आग लगने के लिए जो रिक्वायर्ड जो एयर होना चाहिए, वो एयर जो होगा, वो जब मीथेन बढ़ेगा तो वहां पे एयर की जो क्वांटिटीज होगी वो काफी कम हो जाएगी। और आपको पता है कि आग लगने के लिए 3 चीज का प्रचुर मात्रा में होना जरूरी है। एक आपका फ्यूल है, दूसरा हीट है, तीसरा आपका क्या है, ऑक्सीजन है।
तो एक सोर्स में यहाँ पे जब एलईएल से जब कम है तो यहाँ पे फ्यूल सोर्स कम हो जा रहा है, इसलिए नहीं लग रहा है। और वहां पे आपका जब रीच कर रहा है, जब ज्यादा बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका ऑक्सीजन लेवल घट जा रहा है। इसलिए जो है आपका जब 17% से ज्यादा मीथेन हो जाता है तो भी आपका फायर नहीं होता है, और 5% से जब कम हो जाता है तो भी फायर नहीं होता है। क्योंकि 5% से कम हो जाता है तो फ्यूल सोर्स कम हो गया, और 17% से ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में साथियों आपका एयर क्वांटिटीज कम हो जाता है, इसलिए आपका फायर नहीं लगता है। तो इस तरीके से जो है आई थिंक आपको समझ में आ गया हो गया लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट क्या है और अपर एक्सप्लोसिव लिमिट क्या है। इसके साथ साथ जो है आप इसका पूरा डिटेल जो है एक पीडीएफ आपको हम लोगों ने दिया हुआ है, आप इसमें पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो पीडीएफ में आपको पूरा जो भी आपका गैसेज एंड वेपर है उसका क्या क्या कितना कितना लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट है, अपर एक्सप्लोसिव लिमिट उसका कितना है, ये पूरा जो है आपको वहां पीडीएफ में जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और उससे आपका पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो भी गैसेज होती हैं, वेपर होती हैं, उन सबका क्या होता है, लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट होता है और उनका अपर एक्सप्लोसिव लिमिट होता है। तो इस तरीके से आप जो है आप उसको देख के समझ सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं ड्यूटी ऑफ ए सेफ्टी ऑफिसर, यानी कि एक सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी क्या होती है। यानी कि सेफ्टी ऑफिसर जो आप लोग अभी प्रोग्राम कर रहे हैं, इस कोर्स को करने के बाद से आप लोगों का जो जॉब होगा वो एज ए सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर, डिफरेंट प्रकार के कैटेगरी में सेफ्टी से रिलेटेड जो डेजिग्नेशन है उसमें आप लोग जॉब करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि आखिर एक सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी क्या होती है। तो इंप्लीमेंटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, आपको पता है कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है दैट इज द वर्किंग डॉक्यूमेंट्स एंड दैट इज ये मैंडेटरी है एज पर जो लॉ है, नियम कानून है, उसके अनुसार कोई भी कंपनी है, अगर कंपनी अगर काम कर रही है तो उसके पास जो है सेफ्टी पॉलिसी होना चाहिए। तो जो सेफ्टी डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, जो सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, उनका काम होता है कि सेफ्टी पॉलिसी को जो है लागू कराया जाए। क्योंकि सेफ्टी पॉलिसी अगर कंपनी में लागू होती है तो सुरक्षा जो है इससे काफी ज्यादा कंपनी के अंदर आता है। क्योंकि सेफ्टी पॉलिसी समझिए कि स्टार्टिंग पॉइंट है आपको सेफ्टी का। कंपनी में आप कंपनी सेफ्टी के ऊपर ध्यान देगी या नहीं देगी, ये टोटली डिपेंड करता है सेफ्टी पॉलिसी के ऊपर। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जैसा आपने देखा होगा कि पहले की जो सरकारें थी और अभी की जो सरकारें हैं, पहले कांग्रेस की सरकार थी, अभी बीजेपी की सरकार है, दोनों सरकार में आप एक चीज का मूल्यांकन करिएगा कि जो बॉर्डर के ऊपर पास जो है घुसपैठ होता था, पहले ज्यादा होता था, अभी जो है कम हो गया है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? ऐसा नहीं है कि वहां के सारे सेना को अलग कर दिया गया है, वहां पे उनको इक्विपमेंट ज्यादा दे दिया गया है, वहां पे उनको टेक्नोलॉजी ज्यादा दे दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग उस समय भी थे, जो सेना की जो ड्यूटी थी, जो सेना के जो लोग थे, जो उस समय थे, वो लोग भी आज भी उसी समय है। लेकिन उसमें और इसमें अभी के समय में फर्क यह है कि उस समय हमारी जो पॉलिसी थी अपनी कंट्री का, वो ऐसा था कि हमें मारना नहीं था, हमें फायर नहीं करना था, इसमें रिस्ट्रिक्शन था। लेकिन अभी की जो पॉलिसी है वो ऐसी बनी हुई है कि अगर किसी भी प्रकार का आपको दिखाई देता है तो वहां पे सेना को खुली छूट है, आप वहां पे फायर कर सकते हैं। तो ये कंडीशन क्या हुआ, यानी कि पॉलिसी सिर्फ चेंज हुआ। सिर्फ पॉलिसी चेंज होने से आप देखिए तो वहां पे जो घुसपैठ होता था उसमें काफी ज्यादा मात्रा में कमी आई है। तो उसी तरह से सेम है, अगर कंपनी है, अगर कंपनी में कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, कंपनी का जो मालिक है, अगर वही सेफ्टी के प्रति कमिटेड हो जाता है, सेफ्टी के प्रति ज्यादा ध्यान देता है, वो थोड़ा भी सेफ्टी का उल्लंघन का जो गलती करता है वो कड़ा एक्शन लेता है, सेफ्टी के ऊपर विशेष फोकस करता है, तो क्या होगा, उस कंपनी की जो सुरक्षा होगी वो काफी अच्छी होगी और वहां पे दुर्घटना होने की जो संभावना होगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो सेफ्टी पॉलिसी जो होती है ये इसमें जो है पूरा ये शामिल होता है कि मैनेजमेंट कमिटमेंट है कि नहीं है। अगर मान लीजिए कि मैनेजमेंट ही अगर ढीला हो गया तो उसमें सेफ्टी वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सेफ्टी पॉलिसी जो है, अगर सेफ्टी पॉलिसी में सेफ्टी को जो है काफी अगर अच्छे तरीके से अगर उसमें शामिल किया गया है, सेफ्टी पॉलिसी के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है, तो डेफिनेटली है कि कंपनी में जो है आपका सेफ्टी जो है इंप्रूव करेगा। तो सेफ्टी ऑफिसर का जो काम होता है वो यही होता है कि सेफ्टी पॉलिसी को लागू कराना कंपनी के अंदर। इसके साथ साथ गिविंग इंडक्शन ट्रेनिंग टू द न्यू वर्कर, यानी कि जो भी न्यू वर्कर्स हैं जो कंपनी के अंदर आते हैं उनको इंडक्शन ट्रेनिंग करना, उनको बेसिक चीज बताना, सुरक्षा के बारे में उनको बेसिक चीज बताना, क्योंकि वो ज्यादा अवेयर नहीं होते हैं, तो उनका इंडक्शन भी करना होता है, उनको ट्रेनिंग देना होता है। ये भी काम जो है सेफ्टी ऑफिसर का होता है। इसके साथ साथ प्रिपेयर टूल बॉक्स स्टॉक, यानी कि वो लोग टूल बॉक्स स्टॉक कैसे करना है उसको प्रिपेयर करते हैं और सेफ्टी डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो देते भी हैं। यानी कि प्रिपेयर भी करना है और आपको जो है टूल बॉक्स स्टॉक के बारे में आपको बताना भी है। क्योंकि टूल बॉक्स स्टॉक क्या है, ये समझ लीजिए कि टूल्स के बारे में आपको बताना है, वो दिन किस प्रकार से वर्कर काम करेगा, वहां पे क्या सेफ्टी वो बरतेगा, वो किस प्रकार का वहां पे खतरा है, उसका क्या प्रिकॉशन है, उनकी हालचाल लिया जाता है और इस तरह से जो है विशेष रूप से जो है उनसे इंटरेक्ट किया जाता है, जो 5 to 10 मिनट का होता है। इसके बारे में जो है आप लोग ऑलरेडी टूल बॉक्स स्टॉक के बारे में आप लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे सिंपल समझिए कि सेफ्टी ऑफिसर का काम है टूल बॉक्स स्टॉक को प्रिपेयर कराना, उसको अरेंज कराना, कंडक्ट करना। इसके साथ साथ प्रिपेयर मंथली स्टैटिक्स, यानी कि सेफ्टी से रिलेटेड स्टैटिक्स का मतलब होता है संख्या, डाटा, आंकड़ा जो भी है, आपको हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड मंथली आपको स्टैटिक्स तैयार करना है कि एक महीने में कितने नियर मिस हुई, कितनी इंजरीज की केसेस हुई, कितने डे लॉस्ट की केसेस हुई, कितने फेटालिटीज हुई, या जो भी हुआ आपको जो है
HAC से रिलेटेड, या कितने लोगों ने वायलेशन किया, कितने ऑनसेफ एक्ट हुए, कितने ऑनसेफ कंडीशंस हुए, है ना, कितने नियर मिस के केसेस हुए। तो ये सारा जो है आपको जो भी स्टैटिक्स है, वो सारा स्टैटिक्स जो है आपको बनाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, क्योंकि मंथली मीटिंग जो मैनेजमेंट के साथ आपकी होती है, वहां आपको दिखाना पड़ता है। तो ये तैयार करने का काम सेफ्टी डिपार्टमेंट का होता है, सेफ्टी ऑफिसर का होता है। इसके साथ साथ प्रिपेयर द चेकलिस्ट, यानी कि जो भी चेकलिस्ट होता है, चेकलिस्ट का मतलब समझिए कि जैसे आप मार्केट जाते हैं, और मार्केट जाते हैं तो आप क्या करते हैं, अगर 20-30 सामान अगर आपको खरीदना रहता है तो आप एक लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट बना लेते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, सामान खरीदते रहते हैं, उसके ऊपर आप टिक करते रहते हैं। तो उसी तरह से चेकलिस्ट जो होता है, वो कंपनी में क्या होता है, जो भी इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है, प्रोसेस है, उन सबका बना होता है कि सबका जो है चेकिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसमें बस टिक करना रहता है। तो इस तरह से चेकलिस्ट बनाने का काम भी सेफ्टी ऑफिसर का होता है। इसके साथ साथ एक्सीडेंट रिपोर्ट, यानी कि जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं कंपनी में, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, नियर मिस, जो भी रिपोर्ट्स होते हैं, वो बनाने का काम भी सेफ्टी डिपार्टमेंट का होता है। इसके साथ साथ मैनेजमेंट के साथ जो मीटिंग होती है, उसमें शामिल होना होता है, क्योंकि सेफ्टी डिपार्टमेंट जो होता है, वो टॉप ऑफ द जो मैनेजमेंट होता है, उनके साथ बैठता है। और जो बड़ी-बड़ी कंपनी होती है, वो उसमें एक सेफ्टी डिपार्टमेंट अलग होता है, और सेफ्टी डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर होता है, जो उसका हेड होता है, वो जो है कंपनी के जो सीईओ हैं, उनके साथ जो मीटिंग होती है मंथली, उसमें पूरे सेफ्टी डिपार्टमेंट के बारे में वो बताता है, आंकड़ा दिखाता है। तो ये भी काम जो है सेफ्टी ऑफिसर का होता है। इसके साथ साथ अरेंज द सेफ्टी क्लास ट्रेनिंग, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी न्यू लोग हैं, जो भी काम करने वाले वर्कर हैं, या जो भी आपसे जूनियर अगर सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको आपको ट्रेन करना है, उनको आपको सिखाना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर ट्रेनिंग आप कंडक्ट करेंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर होंगे, लोगों को जानकारी काफी मात्रा में होगी, और जब लोगों को जानकारी होगी तो दुर्घटना ही ऐसे कम हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, उसका जो कारण होता है वो यही होता है कि नॉलेज की कमी होता है। तो सेफ्टी ऑफिसर का काम ये भी है कि सेफ्टी जो भी क्लास है उसको कंडक्ट करना, ट्रेनिंग कंडक्ट करना, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो है सुरक्षा के प्रति जो है जागरूक किया जा सके, उनको ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर सेफ्टी के प्रति बनाया जा सके। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं अरेंज मंथली सेफ्टी बुलेटिन। आपको जो है सेफ्टी बुलेटिन जो है आपको बनाना है, आपको मंथली सेफ्टी बुलेटिन बनाना है कि इस महीने में आपको क्या करना है, आपको क्या अचीव करना है, आपको कौन कौन से पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है। तो इससे क्या होगा, पूरी टीम में, पूरे जो वर्कफोर्स है उसके अंदर एक अलग ही प्रकार का मैसेज जाएगा। तो सेफ्टी बुलेटिन भी आपको अरेंज करना है। इसके साथ साथ जो भी आपके फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने वाले जो भी यंत्र हैं, जो आप लोग देखे होंगे, उसको हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, जिससे हम लोग आग बुझाने का काम करते हैं। तो उनका इंस्पेक्शन करना है कि वो सही कंडीशन में है कि नहीं है, उसमें कोई खराबी तो नहीं है, वर्किंग ऑर्डर में है कि नहीं है, वो भी देखना होता है। नहीं तो पता चलेगा एक्सीडेंट हुआ, फायर हुआ, और उस समय वो काम भी ना करे। तो ये भी काम आपका है देखना। इसके साथ साथ अरेंज फर्स्ट एड ट्रेनिंग क्लासेस, यानी कि फर्स्ट एड ट्रेनिंग क्लास को भी अरेंज कराना है, यानी कंपनी में जो है समय समय पे जो है फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी हो, क्योंकि फर्स्ट एड ट्रेनिंग होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें अवेयर होंगे, जानकार होंगे। अगर किसी व्यक्ति को अगर चोट लगता है, इंजरीज होती है, उसको फर्स्ट एड की जरूरत है, तो ट्रेनिंग हुआ रहेगा तो उस व्यक्ति को फर्स्ट एड किया जा सकता है। तो फर्स्ट एड ट्रेनिंग अरेंज करने का काम भी सेफ्टी डिपार्टमेंट का होता है। इसके साथ साथ चेकिंग वर्क परमिट, यानी कि जो भी वर्क परमिट आपका होता है, वर्क परमिट एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो भी काम होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है। वर्क परमिट का मतलब ही समझ लीजिए परमिट टू वर्क, यानी कि काम जो आप वर्कर लोग करता है या वहां पे जो कराया जाता है, उसके लिए उसको अनुमति मिला है कि नहीं मिला है। क्योंकि बिना अनुमति का अनऑथराइज्ड रूप में अगर काम होगा तो दुर्घटना होने की संभावना ऐसे ही बढ़ जाएगी। तो ये भी काम है सेफ्टी वाले का, चेक करता है, वर्क परमिट चेक करता है, परमिट टू वर्क चेक करता है कि वो है कि नहीं है। इसके साथ साथ अरेंज सेफ्टी कंपटीशन, यानी कि आप सेफ्टी कंपटीशन भी आप वहां पे करा सकते हैं। आप क्विजेज जो है पूछताछ रख सकते हैं सभी वर्करों के बीच में। उसमें से क्या होता है, आप स्लोगन उनको नारा दे सकते हैं, पोस्टर आप उनको कह सकते हैं कि पोस्टर कंपटीशन आप करा सकते हैं, एग्जीबिशन कि जो अच्छा पोस्टर बनाएगा उसको आप कुछ गिफ्ट कर दे, कुछ इनाम कर दे, कुछ उनको मोटिवेशन कर दे, कुछ उनका नाम ले ले। तो इस तरीके से जब आप कराएंगे तो सभी के अंदर ये भावना रहेगा कि हमें अच्छा करना है, हमें अच्छा करना है, हमें बताना है। तो उस हिसाब से सभी लोग जो है प्रिपेयर करेंगे, जिससे क्या होगा, कंपनी में जो सुरक्षा कल्चर है, जो सुरक्षा की जो स्थिति है वो इंप्रूव करेगा, और इस तरह से आपकी पूरी कंपनी जो सेफ्टी सिस्टम है, जो कल्चर है, वो इंप्रूव करेगा। जैसा मान लीजिए कि आप लोग पढ़ाई करते हैं और आप ही लोग के बीच में जब क्या होता है, क्लास में जब एग्जाम कंडक्ट किया जाता है और बताया जाता है कि उसमें जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको प्राइज दिया जाएगा, तो सभी लोग क्या करते हैं, सभी लोग लग जाते हैं, सभी लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से क्या होता है, सबकी पढ़ाई भी हो जाती है। तो इन द सेम वे कंपनी में अगर इस प्रकार से क्विज और कंपटीशन अगर आप कराते रहेंगे तो इससे फायदा ये होगा कि आपकी जो भी वर्कफोर्स है, जो भी वर्कर्स हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा जो है सेफ्टी की भावना जाएगी, वो सेफ्टी के बारे में ज्यादा सोचेंगे और ज्यादा उसके ऊपर काम करेंगे, जिससे फायदा ये होगा कि आपका जो एक्सीडेंट का जो रेशियो है वो काफी हद तक घट सकता है। तो इस तरीके से साथियों आपने देखा कि एक सेफ्टी ऑफिसर की जो है वो क्या जिम्मेवारियां होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है।